आस्था के फादर को लगा था कि उन लोगों ने कुछ तो तैयारी कर ही ली होगी, पर ऐसा नहीं था। शायद सच में विराट आस्था ने जल्दबाजी में शादी कर ली, इसीलिए किसी को भी कुछ भी प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला। अशोक उन्हें कुछ दूसरी बात ही करना चाहते थे, पर उन्हें लगा कि अगर वो डायरेक्ट कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए वो बात घुमा फिरा कर रहे थे। आस्था के फादर ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें भी कुछ भी तैयारी करने का टाइम नहीं मिल पाया। ये सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाए। इन दोनों बच्चों ने शादी करने की बहुत ज्यादा जल्दी कर ली, इसीलिए तो हम में से कोई भी किसी चीज को लेकर तैयार नहीं है। पर चिंता की बात नहीं है, हम दोनों ही फैमिलीज आराम से बैठकर सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। अशोक को लगा कि वो फिर से एक बार उनके बेटे को बीच में लेकर आ रहे हैं। उन्हें लगने लगा था कि आस्था के फादर ये जानबूझकर कर रहे हैं। तभी उन्होंने एक फीकी सी स्माइल देते हुए कहा, हाँ, इन दोनों को शादी करने की जल्दी तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे पता है कि विराट ऐसा नहीं है, वो इस घर में पला बढ़ा है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सिंपल है, लोग बाहर के वर्ल्ड से ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहते, इसलिए विराट को भी बाहरी दुनिया की कुछ ज्यादा समझ नहीं है। मुझे तो मेरा छोटा बेटा बहुत ही भोला लगता है, जिसे आसानी से कोई भी फंसा सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, पर विराट के तो खुद के दोस्तों ने भी उसे बहुत बार फांसने की कोशिश की है, पर विराट को तो समझ ही नहीं आता कि वो लोग अच्छे नहीं है। ऐसे ही कुछ अभी भी हुआ है, तो मुझे माफ कर देना कि आप लोगों को इतना कुछ फेस करना पड़ा। आस्था के फादर को उनकी कही एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। वो सीधा सीधा ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बेटी ने ही विराट को फंसाया है, आस्था ने उसे शादी करने के लिए फोर्स किया है। अगर अशोक इतना कह रहे हैं कि उनका बेटा भोला है और उसे बाहरी दुनिया की समझ नहीं है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आस्था ने विराट को शादी करने के लिए कहा होगा। आस्था ने अपनी प्रेगनेंसी का बहाना बनाया होगा, जबकि बात तो कुछ दूसरी ही थी। अशोक आस्था की उसके पेरेंट्स के सामने बेइज्जती कर रहे थे और ये चीज उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कोई अपनी बेटी को इस तरह से जलील होता हुआ कैसे देख सकता है, जबकि वो जानते हैं कि विराट ने सामने से आस्था को शादी के लिए प्रपोजल दिया था। उन्हें हर एक चीज पता है, फिर भी आस्था की एक खराब इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। ये चीज उसके फादर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए। तो भाई साहब, मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी नजरों में ये शादी नहीं है? इन दोनों ने शादी का फैसला लेकर अच्छा नहीं किया, या फिर आपने इन दोनों को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है? अशोक ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर आस्था के फादर आगे कुछ कहने वाले थे कि तभी उनकी वाइफ ने उन्हें रोक लिया। आस्था की मॉम नहीं चाहती थी कि वो लोग पहले दिन अपने इन-लॉज से झगड़ा करें। आस्था के फादर ने खुद को शांत किया और फिर बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हुए कहा, चलिए ये सब छोड़िए, अब तो इनकी शादी हो चुकी है, अब हम इस बात को बदल तो नहीं सकते हैं। अब आप बताइए कि आपका इस सिचुएशन पर क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं और आपकी मर्जी क्या है, ताकि हमें भी चीजें क्लियर हो सके। अशोक ने कहा, मेरी बस एक छोटी सी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग शादी वाले दिन बहुत बड़ा फंक्शन रखें, जिसमें मेरे सारे मेहमान आ सके। आप तो जानते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड कितना हाई है, तो हमारे मेहमान भी इसी लेवल के होंगे। अगर हमने छोटा मोटा फंक्शन रखा तो सब लोग हमें समझेंगे कि हमने शादी में कंजूसी की है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए तो सब कुछ टॉप क्लास का होना चाहिए, ताकि लगे कि अशोक नुमानी ने अपने बेटे की शादी करवाई है। अशोक ने अपने दिल की बात साफ साफ उनके सामने रख दी थी, और ये कोई हैरानी वाली बात भी नहीं थी। वो लोग इसी की उम्मीद कर रहे थे। आस्था की फैमिली अच्छे से जानती है कि विराट एक बहुत ही रईस घर में पैदा हुआ है, तो ये लोग अपने से नीचे वाले लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। इसीलिए तो वो बड़ा फंक्शन रखने की बात कर रहे थे, और वो सब कुछ टॉप क्लास का रखना चाहते थे, ताकि ये दिखा सके कि उन्होंने शादी पर कितना पैसा खर्च किया है। इसके अलावा वो इनडायरेक्टली आस्था की फैमिली को ये भी फील करवाना चाहते थे कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाकर कितनी बड़ी गलती की है। उन्हें इतने बड़े परिवार में अपनी बेटी का हाथ नहीं जोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो लोग कभी भी नुमानी फैमिली की। आस्था को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसे जबरदस्ती ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा था। अब तो उसे खुद के डिसीजन पर दिन में तीसरी बार डाउट होने लगा था। ये बिल्कुल भी अच्छे साइंस नहीं है। तभी उसने कहा, मॉम डैड, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्यों ना हम लोग घर चले, मैं वहां जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। आस्था को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि वो अपने पेरेंट्स को जानबूझकर इस घर के अंदर लेकर आई, क्योंकि वो जानते हैं कि अशोक ऐसा ही कुछ करेंगे। आस्था को तो ये बात साफ है कि अशोक उसे पसंद नहीं करता।
इसीलिए वो उसकी इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। पर अब तो वो उसके पेरेंट्स की भी इंसल्ट कर रहे थे। इससे ज्यादा आस्था सहन नहीं कर सकती थी। जैसे ही आस्था ने ये कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें घर जाना है, तभी अशोक ने जल्दी से कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मेरे ग्रैंड चाइल्ड को तो कुछ नहीं हुआ? राखी, जल्दी से इधर आओ और हमारे फैमिली डॉक्टर को कॉल करो। देखो आस्था को कुछ हो गया है। आस्था की फैमिली समझ सकती थी कि वो क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस अमीर और गरीब में ये होता है कि जब किसी अमीर घर का बेटा या बेटी बीमार पड़ते हैं तो वो अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हैं ताकि वो उन्हें पर्सनली घर पर आकर चेक करके जाए। पर जो मिडिल क्लास और गरीब लोग होते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं। आस्था के पेरेंट्स एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके दिल पर किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो। उनके मन में यही ख्याल आया कि क्या आस्था इस घर में शादी करके खुश रहेगी या नहीं? क्या उसने विराट से शादी करके सही भी किया? क्योंकि ये फैमिली तो बहुत ज्यादा अलग है। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। पर अशोक आस्था को देख रहे थे। वो देख सकते थे कि उसके पेट में उनका पोता या पोती पल रहा है, तो उन्हें अभी किसी के लिए भी सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं करनी है। क्या पता आस्था अपना मन बदल दे और बाद में उन्हें अपने ग्रैंड चाइल्ड का चेहरा तक देखने को ना मिले। तभी उन्होंने कहा, ठीक है, हमें ये सब कुछ यहीं पर रोकना चाहिए और काम की बात करनी चाहिए। इसी महीने हमें एक अच्छी डेट मिली है जिसमें हम शादी करवा सकते हैं। हम लोग आपकी शादी में पूरी मदद करेंगे और सब कुछ संभाल लेंगे। आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी में सब कुछ हमारी तरफ से ही होगा, इसीलिए आप लोगों को पैसों की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। बाकी मैं पंडित जी से कहकर शुभ मुहूर्त निकलवा लूंगा। क्या इसके अलावा आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है? फाइनली उन लोगों को अशोक के मुंह से कुछ रीजनेबल सुनने को मिला था। उन्हें अच्छा लग रहा था कि वो लोग शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आस्था के पेरेंट्स ने एक दूसरे को देखा और फिर कहा, नहीं नहीं, हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा और बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अशोक ने कहा, ठीक है, अगर ये सारी बातें हो गई हो तो हम लेन देन की बात करते हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बड़े खानदान से हैं तो दहेज की प्रथा नहीं चलती होगी, पर ये तो बहुत टाइम से चलती आ रही है। इसे हम कैसे नकार सकते हैं? दहेज देना तो अच्छा माना जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम होगी। आस्था ने अपने मन में सोचा, सीरियसली ये लोग कितने अमीर होकर भी दहेज मांग रहे हैं? क्या इनकी इतनी एजुकेशन रही है? उसे सच में नहीं लगा था कि अशोक खुद सामने से दहेज की बात करेंगे। पर इससे पहले कि आस्था उन्हें मना करती, उसके फादर ने कहा, हाँ हाँ, दहेज तो हर बेटी की शादी में दिया जाता है, तो हम भी देंगे। हमने कब मना किया है? अशोक ने कहा, ठीक है, तो हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम इन्हें शादी में 5 लाख रुपए कैश देंगे और एक नया अपार्टमेंट भी, जहाँ पर ये दोनों जाकर रह सके अगर इनका फ्यूचर में रहने का मन हुआ तो। इसके अलावा शादी में पूरा खर्चा भी हम लोग ही करेंगे। बस शादी वाले दिन आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो अब बताइए कि आप लोग दहेज में क्या देने वाले हैं? आप एक स्कूल टीचर हैं तो आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ, पर मुझे पता है कि आप अपनी इकलौती बेटी के लिए कंजूसी तो नहीं करेंगे। अशोक जिस तरह से दहेज की बात कर रहे थे वो उन्हें बहुत ज्यादा अलग दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो कितने पुराने जमाने की सोच रखते हैं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अशोक इतना नीचे गिर सकते हैं, पर अब क्योंकि उन्होंने सामने से इन सब की बातें कर दी थी तो आस्था के पेरेंट्स को किसी भी हाल में दहेज का इंतजाम करना ही पड़ता। वो अपनी बेटी को खाली तो नहीं भेज सकते थे। वैसे तो आस्था के फादर के लिए 5 लाख और एक अपार्टमेंट बहुत ज्यादा थे। उन्होंने कभी भी इतने पैसे नहीं देखे थे, पर अब उन्होंने सोच लिया था कि वो कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर ही लेंगे। अगर वो 5 लाख दे रहे हैं तो उन्हें उससे ज्यादा ही देना पड़ेगा। आस्था के फादर ने गहरी सांस लेने के बाद कहा, ठीक है, अगर आप इन लोगों को 5 लाख कैश दे रहे हैं तो हम अपनी तरफ से 7 लाख रुपए देंगे। इसके अलावा बाकी कुछ दूसरे सामान भी। आस्था के फादर ने अशोक के अमाउंट में सिर्फ 2 लाख ऐड कर दिया था ताकि ये लगे कि वो लोग दहेज में कुछ भारी भरकम दे रहे हैं। पर आस्था के फादर ये नहीं जानते थे कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। प्लस शादी में वो दूसरे खर्चे भी तो होंगे, उन्हें मेंटेन कैसे करना था। पर अब उन्होंने कह दिया तो वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सोच लिया था कि वो अपनी एफडी भी तुड़वा लेंगे, साथ में अपनी प्रॉपर्टी को भी बेच देंगे और कहीं ना कहीं से लोन लेकर इन सब का इंतजाम कर लेंगे। पर आस्था उनकी इकलौती बेटी है तो वो शादी में उनकी कोई कमी नहीं रखना चाहते थे।
आस्था ने जब ये सुना कि उसकी फैमिली शादी में इतने पैसे खर्च करने वाली है, साथ में उन्हें कुछ दूसरी चीजें भी देने वाली है, तो ये सुनकर आस्था को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो ये जानती है कि उनके पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि वो शादी में खर्च करें। उसके पेरेंट्स ससुराल वालों के सामने उसकी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये कह दिया। पर आस्था बहुत समझदार लड़की है, उसे पता है कि कब किस चीज को लेकर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तभी उसने कहा, डैड आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आप उसे दहेज में दे दें, और आज के टाइम पर दहेज कौन लेता है। अंकल आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप दहेज की मांग कर रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस 21st सेंचुरी में दहेज भी लिया जाता है। आस्था अच्छे से जानती थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी सेविंग्स थी वो पिछले साल जब उसके फादर बीमार पड़े थे तब खर्च हो गई थी। अगर वो अपना घर भी बेचेंगे और दूसरी प्रॉपर्टी भी बेचेंगे तब भी उन्हें मिलाकर इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। और यही एक सबसे बड़ा कारण था कि आस्था ने काम करना शुरू किया था। वो मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब्स करती थी। उसने क्लब में भी वेट्रेस का काम इसीलिए शुरू किया था ताकि वो एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए उसकी फैमिली में सब लोग काम करते थे। पर अगर वो शादी में दहेज के नाम पर इतने सारे पैसे देंगे तो उनका फ्यूचर तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आस्था अपने पेरेंट्स को इस तरह से कैसे जीने दे सकती थी। अगर उनके पास फ्यूचर में पैसे ही नहीं बचेंगे तो वो लोग क्या करेंगे। और ऐसा तो है ही नहीं कि वो पूरी जिंदगी काम ही करते रहेंगे। जब वो बूढ़े होने लगेंगे तब उन्हें इन्हीं पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि वो लोग अपनी बची कुची सेविंग्स भी उसकी शादी में दे दे। आस्था के इतना कहने के बाद उसके फादर ने कहा, बेटा जब बड़े बात कर रहे हो तब छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं जो भी करता हूँ सोच समझ कर ही करता हूँ, और हमें पता है कि पैसों से कैसे डील करना है। तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो। हम मिडिल क्लास वाले हैं तो क्या हुआ, हमारा भी तो अपना एक प्राइड है, हम लोगों की भी तो कोई इज्जत है, तो तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो। और हाँ, मैं बस तुमसे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम शादी के बाद काम करना बंद नहीं करोगी, चाहे कुछ भी हो, पर तुम्हें अपनी जॉब नहीं छोड़नी है। हमने अपनी बेटी को इसीलिए बड़ा किया है ताकि तुम अपने पैरों पर खड़ी रहो और कुछ बंद कर दिखाओ। फाइनली तुम्हें एक स्टेबल जॉब मिल गई है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इसमें अपना नाम कमाओ ताकि हमें भी प्राउड फील हो। हम नहीं चाहते कि तुम हाउस वाइफ बनकर रह जाओ या फिर वो लड़की जो दिन भर बस घर में बैठकर टाइम पास करती है। तुम्हें खुद भी काम करना पड़ेगा और तुम्हें कमाना भी पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी खुद की कमाई इस घर में आए ताकि तुम्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तुम्हें कभी भी ये ना लगे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम बेबस हो गई हो। भले ही 21st सेंचुरी में लोग अपनी सोच नहीं बदले हो, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं और हम दोनों को ही तुम पर बहुत नाज है बेटा। आस्था के फादर ने ये सब कुछ जानबूझकर अशोक को सुनाने के लिए कहा था, क्योंकि अगर वो आज के जमाने में दहेज जैसी बात कर सकते हैं तो उनकी सोच तो यही होगी कि बहू बेटी को घर में रहकर घर संभालना चाहिए, उन्हें बाहर जॉब करने नहीं जाना चाहिए और किसी गैर मर्द से भी नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए वो क्लियर कर देना चाहते थे कि आस्था घर में रहकर हाउसवाइफ वाले काम नहीं करेगी, वो बाहर जाएगी, काम करेगी और खुद के पैसे कमाएगी। आस्था के फादर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को आगे चलकर किसी के भी सामने हाथ फैलाना पड़े, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अशोक को भी समझ में आ गया कि वो उन्हें इनडायरेक्टली ताना मार रहे हैं। तभी उन्होंने कहा, ये आप सब। इससे पहले कि अशोक कुछ कहते, आस्था के फादर ने बीच में कहा, भाई साहब मैं जानता हूँ कि आपके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आप लोग आने वाली 3 जनरेशन को भी आराम से पाल सकते हैं। यहाँ की औरतों को काम करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा कमाते हैं कि इन्हें काम करने की जरूरत नहीं। पर मैं चाहता हूँ कि आप आस्था को काम करने से ना रोकें। आखिर में हर एक इंसान का एम्बिशन और गोल तो होता ही है, इसीलिए मेरी तो यही सोच है कि आस्था को शादी के बाद भी काम करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी यही सोचते होंगे। अब आप इतने मॉडर्न तो हो ही चुके हैं कि अपने घर की बहू को काम करने से नहीं रोकेंगे। अशोक की समझ में नहीं आया कि वो उन्हें इस चीज का क्या जवाब दे, तो वो बिल्कुल भी चुप हो गए। आस्था के फादर ने उन्हें ज्यादा बोलने का मौका भी नहीं दिया और खड़े होकर कहा, रात हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को भी घर जाना चाहिए। वैसे भी आप लोग इतनी देर हमारे लिए यहाँ पर बैठे, वो बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो हमारे घर जरूर आइएगा,
आस्था आपको एड्रेस बता देगी, हम लोग आपके साथ डिनर करना पसंद करेंगे। वैसे भी हमने शादी की सारी बातें कर ली है, अब आगे जो भी डिस्कशन होगा वो हम लोग फोन पर कर लेंगे। नमस्ते। इसके बाद उसके फादर ने उसकी मॉम की तरफ मुड़ते हुए कहा, चलो चले। आस्था के फादर ने जैसे ही उन्हें ये कहा तो वो लोग उनकी बात मानकर वहां से चल दिए। अशोक ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो ऐसा चाहते भी नहीं थे। जब वो वहां से जा रहे थे तो ठीक उसी वक्त राखी किचन से निकलकर बाहर आई और उन्होंने उसे जाते हुए देखा। तभी वो भागकर उनके पास गई। फिर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, आप लोग इस तरह से क्यों जा रहे हैं? डिनर बस तैयार हो चुका है और मुझे लगता है कि आप लोगों को खाना खाकर ही जाना चाहिए। विराट का मेरे पास अभी अभी फोन आया है कि वो बस घर पहुंचने ही वाला है। आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इस तरह से जा क्यों रहे हैं? आस्था के फादर ने कहा, नहीं राखी जी, हम अभी नहीं रुकेंगे। इतना कहने के बाद वो लोग वहां से जाने लगे। आस्था के फादर का वहां पर रुकने का जरा सा भी मन नहीं था। पहले ही उनकी इतनी इंसल्ट हो चुकी थी कि वो लोग बस जैसे तैसे करके खुद को संभाल रहे थे। पर अब जब सारी बातें क्लियर हो गई तो उन्हें लगा कि उन्हें यहाँ से चलना ही चाहिए। वो लोग दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि तभी उन्होंने देखा कि घर के ठीक सामने आकर एक कार रुकी है। उन्हें समझ में आ गया कि विराट आ गया है। विराट भागता हुआ घर के अंदर आया। जब उसने अंदर आकर आस्था और उसकी फैमिली के चेहरे देखे तो उसे समझ में आ गया कि जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। तभी उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ, आप लोग इस तरह से यहाँ से क्यों जा रहे हैं? अभी तक तो हम में से किसी ने डिनर भी नहीं किया है। आपको तो डिनर तक के लिए रुक जाना चाहिए। आस्था के फादर ने उसे देखते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, हम लोग बस थोड़ा सा थक गए हैं। हम लोग पूरे दिन से घूम रहे थे और हमने आज काफी सारा खा लिया है, तो हम आज डिनर नहीं करेंगे, बस होटल जाकर आराम करना चाहते हैं। आस्था भी थक गई है और तुम तो जानते ही हो कि वो भी प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे आराम की सख्त जरूरत है। विराट अभी अभी आया था, इसीलिए उसे नहीं पता था कि उसके आने से पहले क्या क्या हुआ। उसने अंदर आते ही अपने पेरेंट्स को देखा, पर उसे अभी भी कोई अंदाजा नहीं हुआ था। फिर भी उसने आस्था के फादर से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को होटल छोड़ देता हूँ। जब अशोक ने ये सुना तो उन्हें काफी गुस्सा आया। तभी उन्होंने कहा, एक तो तुम पूरे दिन घर से बाहर थे, तुमने आज एक काम नहीं किया। इसके अलावा कल रात को तुम घर नहीं लौटे। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो विराट? तुम्हें इस उम्र में भी बचपना करना है? तुम बड़े हो चुके हो और अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। अब तो कम से कम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लो, या फिर तुम्हें ये भी हम बताएंगे। इन लोगों को हमारा ड्राइवर होटल छोड़ाएगा, ये तुम्हारा काम नहीं है। अशोक ने जल्दी से अपने ड्राइवर को कॉल करके कहा, हमारे लॉस बाहर खड़े हैं, जाओ उन्हें एक अच्छी सी कार में होटल छोड़कर आओ। उसके ड्राइवर ने कहा, ओके सर, मैं अभी गाड़ी तैयार करता हूँ। विराट समझ गया कि उसके पापा क्या कर रहे हैं, पर वो इस वक्त उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता था। फिर उसने कहा, ठीक है आप जैसा कहें, पर मैं इन्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। इतना कहने के बाद वो सभी लोग घर के बाहर आ गए। जब विराट को लगा कि माफी मांगने का ये सही मौका है, तब उसने कहा, आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों से दिल से माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे फादर कभी कभार बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, उन्हें इतना सा भी होश नहीं रहता कि वो किसके सामने क्या कर रहे हैं, पर मैं अच्छे से समझता हूँ कि ये शुरुआत से ही उनकी फितरत रही है। वो लोगों को नीचा दिखाते ही हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ है, पर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि डैड ने आपका दिल काफी दुखाया होगा, इसीलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। पर आप चिंता मत करिए, मैं आस्था के ऊपर कभी भी ये सारी चीजें नहीं आने दूंगा। आस्था ही मेरा फ्यूचर है और मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। हमें डैड से कोई मतलब नहीं है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप लोगों के लिए आज डैड को हैंडल करना बहुत मुश्किल रहा होगा। अगर मैं पहले आ जाता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। आस्था विराट की बातें सुन सकती थी, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसे अभी दूसरी चीजें हैंडल करनी थी। पर आस्था के फादर ने विराट को बीच में रोकते हुए कहा, ये सब तो ठीक है, पर मुझे तुमसे अब एक सवाल करना है। क्या तुम मुझे ये चीज क्लेरिफाई करोगे? विराट ने कहा, हाँ पूछिए, आपको क्या पूछना है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। आस्था के फादर ने पूछा, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम घर में राखी जी को क्या कहकर बुलाते हो? क्या तुम उन्हें मॉम कहते हो या फिर आंटी? कुछ देर पहले अशोक जी ने आस्था को इस चीज के लिए डांटा। उसे राखी जी को आंटी नहीं मॉम कहकर बुलाना चाहिए, पर उसने तो तुम्हें आंटी कहते हुए सुना है। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि तुम दोनों को राखी जी को क्या कहना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को बार बार इस चीज के लिए डांट पड़े।
विराट को समझ में आ गया था कि आस्था के फादर ये क्यों कह रहे हैं। जरूर अशोक ने ही उन्हें इस चीज के बारे में टोका होगा। उसे सच में इस वक्त अशोक के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और उन्हें उस चीज का पछतावा भी नहीं होता। विराट ने अपना गला साफ करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि मेरे डैड ने जरूर आपसे कुछ ऐसी बातें कही है जिससे आपको काफी बुरा लगा है, पर वो कुछ भी कहने से पहले जरा सा भी नहीं सोचते हैं। ना ही उन्हें ये पता होता है कि कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं। वो बस अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जहाँ तक रही आंटी वाली बात, तो मुझे बस इतना ही कहना है कि मैं शुरुआत से उन्हें आंटी ही बोलता आया हूँ। मैंने कभी भी उन्हें माँ नहीं कहा, क्योंकि मेरी एक ही माँ है और राखी आंटी को कभी भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने मुझे कभी इस बात के लिए नहीं टोका कि मैं उन्हें आंटी क्यों बुलाता हूँ। तो फिर डैड को अचानक से इस चीज से इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अब वो इतने सालों बाद इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप लोग भी चाहे तो उन्हें राखी आंटी कहकर बुला सकते हैं। आस्था, तुम्हें उसे मॉम कहने की जरूरत नहीं है, तुम उन्हें आंटी कह सकती हो। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। वैसे भी वो भी इतनी बूढ़ी नहीं हुई है कि हम उन्हें मॉम कहें। आस्था के फादर ने कहा, विराट, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर जब आस्था ने उन्हें आंटी कहा और जब तुम्हारे फादर ने आस्था को डांटा, तब तुम्हारी आंटी वहीं पर खड़ी थी। उनका चेहरा देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो खुद को आंटी बुलवाना चाहती हो। वो तो खुद चाहती है कि तुम उसे मॉम कहो। तुम ही नहीं बल्कि तुम दोनों। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज क्लियर हो जाए। डिसाइड कर लो कि तुम उसे किस नाम से बुलाना चाहते हो, अगर आगे चलकर तुम्हें कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर आए दिन इतनी सी बात पर झगड़ा होता रहा तो फिर रिश्ते टूट जाएंगे। विराट ने कहा, ठीक है पापा, अगर आप चाहते हैं तो मैं घर जाकर इस चीज को सॉर्ट आउट कर लूंगा, ताकि आगे चलकर किसी को भी कुछ सुनना ना पड़े। मैं भी नहीं चाहता कि आस्था की कोई बेइज्जती करे। आस्था के पेरेंट्स इतना सुनने के बाद कार के अंदर बैठ गए। आस्था कार के अंदर बैठ ही रही थी कि तभी विराट ने उसे रोक लिया और बहुत प्यार से कहा, आस्था, तुम यहाँ पर रुक क्यों नहीं जाती? अब तो हमारी शादी हो गई है, तो हमें साथ में रहना चाहिए। अब तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले कि आस्था विराट को इस चीज का जवाब देती, उसके फादर ने खिड़की से झांकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों भी साथ में नहीं रह सकते हो। विराट, शायद तुम नहीं जानते हो, पर तुम्हारे फादर की ये सोच है कि तुम दोनों अभी इमेच्योर हो। तुम दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं है। वैसे भी हमारे कल्चर के हिसाब से तो शादी तक तुम दोनों को अलग ही रहना चाहिए। तुम लोग शादी होने तक ना तो साथ रहते हो और ना ही मिल सकते हो। प्लस मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे फादर ये सोचे कि आस्था को अपने ट्रेडिशन के बारे में कुछ नहीं पता है और वो तुम्हारे साथ रहने के लिए मरे जा रही है। पहले उन्होंने बहुत गलत सोच बना रखी है, तो अब इसे ज्यादा नहीं बिगाड़ते हैं। आस्था ने कहा, विराट, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी हमें साथ में नहीं रहना चाहिए। पहले तुम्हारे घर में सब कुछ नॉर्मल हो जाने दो, इसके बाद हम लोग जल्दी से आगे की प्लानिंग करेंगे। वैसे भी शादी जल्दी हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग साथ में रह पाएंगे। विराट उन लोगों की बातें सुनकर ये फील कर सकता था कि अशोक ने जरूर उन्हें बहुत कुछ बुरा कहा है, साथ में उनकी काफी इंसल्ट भी की है। इसीलिए वो लोग यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके खुद के फादर उसकी खुशियों में कैसे आग लगा सकते हैं, पर ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी। ये तो हर बार का है। विराट तो इससे तंग आ चुका था। आस्था की फैमिली जब वहाँ से चली गई, तब विराट काफी गुस्से में घर के अंदर आया। उसके सामने अशोक और राखी खड़े थे। तभी विराट ने अशोक की तरफ देखते हुए बड़े गुस्से में कहा, डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि आप मेरी खुशियों पर आग लगा रहे हैं? आज आप आस्था के पेरेंट्स से पहली बार मिले थे, पर आपने क्या किया? आपने उनकी इंसल्ट की, उनसे पता नहीं क्या क्या कहा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? वो आपके इन-लॉज हैं। आपको उनकी थोड़ी तो इज्जत रखनी चाहिए थी। पर पता है क्या, इन सब के बाद इज्जत उनकी नहीं बल्कि आपकी कम हुई है। वो भी यही सोचेंगे कि इतना पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है जब आपको एक बेसिक सी एथिक नहीं आती हो। अशोक ने भी विराट को जवाब देते हुए कहा, तुम उनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? तुम्हारी शादी को बस एक दिन हुआ है और तुम उनके सगे बन गए। वैसे भी मुझे उनकी लड़की कोई खास पसंद नहीं है। पता नहीं उनकी लड़की ने क्या क्या किया होगा। मैंने तो उसका बैकग्राउंड तक चेक करवाया और मुझे पता चला था कि आस्था ग्लिटर क्लब में एक वेट्रेस तक का काम करती थी। तो तुम सोच सकते हो कि वो किस लेवल की लड़की है। वैसे भी आजकल की वेट्रेस कैसी होती है तुम अच्छे से जानते हो, और वो किस तरह का धंधा करती है ये भी तुम्हें अच्छे से पता है। इसीलिए उनकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक बार जब ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, तब मैं उसका डीएनए टेस्ट करवाने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारा खानदान किसी दूसरे बच्चे को पाले, किसे पता कि वो बच्चा तुम्हारा भी है या नहीं। विराट ने जैसे ही अपने फादर के मुंह से ये सारी बातें सुनी, तो वो एकदम से शॉक में चला गया।
उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अशोक ये सारी बातें अपने मुंह से कह रहे हैं। क्या वो उसके फादर है भी या नहीं? वो आस्था और उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले तो उन्होंने आस्था के कैरेक्टर को लेकर उंगली उठाई। उन्हें लग रहा है कि आस्था ऐसी वैसी लड़की है। इसके अलावा उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है शायद वो उसका है भी नहीं, जबकि विराट जानता है कि ये बच्चा उसी का है। आस्था ने पहले कभी भी किसी के साथ वो सब नहीं किया है जो उसने विराट के साथ किया, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा उसी का है। पर ये बात उसके फादर को समझ नहीं आ रही है। आज इतने सालों में पहली बार विराट को ये एहसास हो रहा था कि जब उसकी मॉम ने सालों पहले बिना एक पैसा लिए इस घर को छोड़ा होगा तो उनके क्या रीजंस रहे होंगे। जरूर उस टाइम भी अशोक ने ऐसा ही कुछ किया होगा, इसीलिए उन्होंने इस घर को छोड़ दिया। अब जाकर उसे लग रहा था कि शायद सुप्रिया ने सालों पहले जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ कोई भी नहीं रह सकता। विराट के दिमाग में काफी सारे ख्याल एक साथ आ रहे थे। उसने अपना सर नीचे किया और वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसने तो अपने फादर को कुछ क्लैरिफाई करना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे पता है इन सब का कोई फायदा नहीं है। विराट को शांति से अपने कमरे में बैठना था, इसीलिए वो बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला गया। विराट के घर जो डिनर होने वाला था उससे उसके घर में ही अशांति नहीं हुई, बल्कि सुप्रिया को भी कहीं ना कहीं टेंशन हो रही थी, क्योंकि सुप्रिया जानती है कि उसके एक्स हस्बैंड कैसे हैं। इसीलिए वो बस यही दुआ कर रही थी कि उनके घर पर कुछ भी गड़बड़ ना हो और आस्था के पेरेंट्स को किसी भी चीज का बुरा ना लगे। जब एक बार आस्था के पेरेंट्स और आस्था खुद होटल पहुंच गए, तब उसने वहां से सुप्रिया को कॉल करके बता दिया था कि सब कुछ ठीक है और वो लोग होटल भी आ गए हैं। आस्था ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आज उनके साथ रहेगी। जब सुप्रिया ने ये सुना तो उसे थोड़ी तसल्ली मिली। तन्वी सुप्रिया के चेहरे पर ये सुकून वाला एक्सप्रेशन देख सकती थी। उसे भी थोड़ी बहुत शांति मिली थी कि आस्था ठीक है, पर उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि विराट के घर पर क्या क्या तमाशा हुआ है। तन्वी को जो कुछ भी हुआ था वो उसे लेकर काफी खुश थी। वो बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही थी, पर उसकी खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। रात के करीब 10 बज रहे थे, तभी सिक्योरिटी गार्ड ने आकर तन्वी को इन्फॉर्म किया कि कोई उसे बाहर बुला रहा है। कोई लेडी है जो बार बार उसका नाम ले रही है, इसीलिए तन्वी को उनसे मिलने जाना पड़ा। तन्वी को समझ नहीं आया कि इस वक्त उससे मिलने के लिए कौन आया है। अभी तो काफी रात हो चुकी है, पर फिर भी उसने ऐसा सोचा कि उसे एक बार मिल लेना चाहिए। तन्वी उनसे मिलने के लिए बाहर जा ही रही थी कि तभी विद्युत ने कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पता नहीं इस वक्त तुमसे मिलने कौन आया होगा। मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तन्वी ने उससे मजाक करते हुए कहा, क्यों, तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे फैंस मेरे लिए बाहर आए होंगे और उनमें से कुछ अपने साथ डेट पर मुझे ले जाना चाहते होंगे? तुम चिंता मत करो, मैं किसी के साथ डेट पर नहीं जा रही हूँ। विद्युत ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी मुझे तुम्हारे साथ चलने दो। पता नहीं इतनी रात को कौन तुमसे मिलने आया होगा। तन्वी ने कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, जो भी होगा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है? इतना कहने के बाद वो हंसते हुए घर से बाहर आ गई। पर जब उसने अपने सामने खड़ा क्राउड देखा तो उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई। उसके जस्ट सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो काफी गुस्से में भी लग रहे थे। तन्वी को समझ नहीं आया कि ये लोग कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। उसी भीड़ में से एक 50 साल की लेडी निकल कर आई। उन्होंने तन्वी के कंधे को जोर से पकड़ लिया और फिर उसको चिल्लाते हुए कहा, देखो देखो, ये वही लड़की है, ये वही लड़की है, उस स्कैमर की बेटी। हमारे पैसे इसी वक्त हमें वापस कर दो और मुझे मेरा बेटा भी वापस दो। तुम्हारे चक्कर में मैंने उन दोनों को खो दिया है। जैसे ही तन्वी ने ये सुना तो वो हैरान रह गई। क्या सच में उस लेडी ने अभी उसे एक स्कैमर की बेटी कहा था? तन्वी अपने सामने खड़े क्राउड को देख सकती थी। वहां पर कम से कम 30 से 40 लोग थे। इसके अलावा बहुत सारे रिपोर्टर्स भी थे जो कि मिस्टर और मिसेस नोमानी से रिलेटेड स्कैंडल कवर करने आए थे। जैसे ही बाहर आकर उस लेडी ने तन्वी पर इल्जाम लगाए तो वो रिपोर्टर भी पीछे से भागकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना माइक तन्वी के बिल्कुल आगे रख दिया और कहा, क्या स्टोरी है, हमें भी बताइए। उस लेडी ने रिपोर्टर की तरफ देखते हुए कहा, ये उसी स्कैमर की बेटी है जिसने 8 साल पहले वो मनहूस बिल्डिंग बनाई थी।
उस बिल्डिंग के अंदर मेरा बेटा भी काम कर रहा था, जो बिल्डिंग ढलने की वजह से वहीं पर मारा गया। इसमें हम लोगों ने अपना पैसा भी लगाया था, क्योंकि बिल्डर ने प्रॉमिस किया था कि हमें उनसे घर मिलेगा, पर ना तो हमें कोई घर दिया गया और ना ही मेरा बेटा वापस आया। इसके अलावा हमें कंपनसेशन के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिला। फिर उस लेडी ने रोते हुए कहा, जब वो बिल्डिंग बनना शुरू हुई थी तब उसकी बहुत हाइप थी। सबने कहा था कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है। सब लोग बहुत खुश थे कि फाइनली हमारी सिटी डेवलप कर रही है और वहां पर एक अच्छा अपार्टमेंट बन रहा है। उस बिल्डिंग में घर लेने के लिए हम लोगों ने अपने खुद के घर को बेच दिया। जैसे तैसे लोन लेकर उसका पैसा भरा। पता नहीं हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया था ताकि हमें वहां पर अपनी खुद की प्रॉपर्टी मिल जाए। हमने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स उस बिल्डिंग में लगा दी थी ताकि आगे चलकर हमें और हमारे बेटे को कोई दिक्कत ना आए। सब कुछ सही चल रहा था, पर वो बिल्डिंग बन भी रही थी। आखिर में पता नहीं कैसे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई। किसी को कुछ भी पता नहीं चला, ना ही कुछ समझ में आया। कोई नहीं जानता कि वो बिल्डिंग कैसे गिरी। किसी ने हमें उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया। वो घर मैं मेरे बेटे को शादी में गिफ्ट करने वाली थी, पर जब वो बिल्डिंग गिरी तब मेरी बहू भी हमें छोड़कर चली गई। हमारी सारी सेविंग्स चली गई। हमारे पास ना तो कुछ सर के ऊपर छत बची और ना ही जेब में पैसे। सब कुछ एक ही बारी में बिखर गया। इसके बाद हमें बेघर होना पड़ा। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा किराए का घर लिया है जहाँ पर मैं और मेरे बच्चे रहे। मैंने घर में काम किया, पता नहीं मैंने और मेरे बच्चों ने कितनी प्रॉब्लम्स एक साथ फेस की। यहाँ तक कि बैंक भी हमसे लोन के पैसे लेने के लिए आ गई, पर हमारे पास तो उतने पैसे थे ही नहीं। हम कहाँ से उन्हें उनके पैसे वापस देते। सब कुछ खराब हो गया। ना तो मेरे बच्चों का कोई फ्यूचर बचा और ना ही हम आगे कुछ कर पाए। बस बेबसी से जीते रहे और ऐसा सिर्फ इसके बाप की वजह से हुआ। उसी की वजह से हमें ये सब कुछ देखना पड़ा। इतना कहने के बाद वो लेडी जोर जोर से रोने लगी। उसी के सपोर्ट में एक आदमी आगे आया और उन्होंने भी तन्वी पर चिल्लाते हुए कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी वजह से ही हम सबके घर उजड़ गए। तुम्हारे माँ बाप की वजह से हमने अपना सब कुछ खो दिया। सब कुछ। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना हमारा घर, ना हमारे बच्चे। सब उस बिल्डिंग के नीचे आकर दब गए। तुम स्कैमर्स की वजह से हम गरीब लोगों को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है और तुम लोग आसानी से बचकर निकल जाते हो। तुम्हारे माँ बाप ने तो सुसाइड कर लिया, वो तो चले गए यहाँ से, पर हमारा क्या? हम कैसे जिए? उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्डिंग गिर गई? इसका एक्सप्लेनेशन हमें आज तक नहीं दिया गया। किसी ने हमें कोई सफाई नहीं दी, कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। बस बता दिया कि आप लोगों के बच्चे वहां पर दब के मर चुके हैं। बस उसमें मेरा बेटा भी था। हमने उस दिन हमारे बेटे को खो दिया। मेरी बीवी ये सहन नहीं कर पाई और उसे भी हार्ट अटैक आ गया। वो भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई और मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। फिर किसी बूढ़े आदमी ने आगे आकर कहा, हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब कुछ तुम्हारी गलती है। काश हमने उस बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं की होती। वो बिल्डर और बिजनेसमैन दोनों ही इतना खराब था कि हमें विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। सब कुछ खराब हो गया। वो लोग रो रहे थे क्योंकि उन्हें अपनों की याद आ रही थी, पर वो लोग जानबूझकर तमाशा करने के लिए आए थे। उन्हें कैसे पता चला कि तन्वी वही लड़की है जिसके फादर ने 8 साल पहले स्कैम किया था? वो कैसे जानते हैं? क्योंकि तन्वी तब तो काफी छोटी थी। तो फिर उन्हें किसने बताया? यानी तन्वी को फंसाने के लिए किसी ने ये पूरा जाल बिछाया था। वहाँ जितने भी लोग थे वो तन्वी के ऊपर यही सारे इल्जाम लगा रहे थे, उसे ब्लेम कर रहे थे कि उनकी वजह से उन्होंने अपने घर वालों को खो दिया। और तन्वी चुपचाप खड़े होकर ये सुन रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर जम चुके हैं, साथ में उसका शरीर भी। उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे थे। जब उसने इतने लोगों को देखा, वो भी इस गुस्से में, तो वो एकदम से शॉक में चली गई। तन्वी की आंखों के सामने उनके चेहरे आ रहे थे। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो लोग इतने गुस्से में थे कि अगर उनका बस चलता तो वो वहीं उसको मार देते। तन्वी भी बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रही थी। वो लोग घर से थोड़ा दूर ही खड़े थे, इसीलिए विद्युत को कुछ भी आवाज नहीं दिया, ना ही उसे इन सबकी आवाज आई। तन्वी वहां पर बुत बनकर खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी है, बस उसका शरीर वहीं पर है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज पर किस तरह से रिएक्ट करे। उन लोगों को तो गुस्सा आ रहा था, पर रिपोर्टर्स अभी भी वहां पर कमाक भड़काने नहीं आए थे। वो लोग भी वहां पर मसालेदार खबर कवर करने के लिए आए थे।
तभी इनमें से एक रिपोर्टर ने कहा, ओ माय गॉड, क्या आप लोग सच कह रहे हैं? तो इसका मतलब मिसेस नुमानी एक स्कैमर की बेटी है। मिस्टर विद्युत ने ऐसी लड़की से शादी की है जिसके पेरेंट्स ने 8 साल पहले बिल्डिंग के नाम पर घपला किया था। इसके अलावा वहाँ पर काफी सारे लोग मारे भी गए थे। उस ओल्ड लेडी ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये वही लड़की है। इन लोगों ने कहा था कि हमारे सारे लोन क्लियर हो जाएंगे और आने वाली जनरेशन को इन सब के पैसे भी मिल जाएंगे। हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी वो सारा पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा, पर आज तक ये काम नहीं हुआ। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं आया। और दूसरी तरफ उस घोटालेबाज की लड़की को देखो, इसके पास इतना अच्छा घर है, ये इतनी महंगी गाड़ी में चलती है, इसे कोई कमी नहीं है, ये आराम से अपनी जिंदगी जी रही है। पर हमारा क्या, हम लोग क्यों सफर कर रहे हैं? फिर उस लेडी ने रोते हुए आगे कहा, मुझे किसी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है, बस मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तुम मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। फिर किसी ने कहा, तुम जैसे लोग इस दुनिया में अभी तक जिंदा ही क्यों हैं? तुम जैसे को तो मर जाना चाहिए। तुम्हें भी अपने पेरेंट्स के जैसे मर जाना चाहिए। तुम यही डिजर्व करती हो। किसी रिपोर्टर ने आगे आकर कहा, अच्छा तो उसके पेरेंट्स ने सुसाइड किया था? ये तो बहुत ही बुरी खबर है, पर उन्होंने सुसाइड क्यों किया? किसी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन लोगों ने सुसाइड किया था ताकि अपनी पनिशमेंट से बच जाएं। उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो लोग इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम लोगों को हमारे पैसे कैसे वापस मिलेंगे। वो लोग इस दुनिया में नहीं है तो हम किसी के पास जा भी नहीं पा रहे, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। वो लोग तो चले गए, पर हमारी क्या गलती है? उस बिल्डिंग के नीचे दबकर 17 लोगों की जान चली गई थी, उसमें से कई बच्चे भी थे तो कई पेरेंट्स। कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। क्या किसी को इसका आइडिया भी है? बस इतना सुनते ही वहाँ खड़े क्राउड को उन लोगों के लिए सिंपैथी पैदा हो गई। उन्हें लगा कि वो लोग कितने लाचार और बेबस हैं, वो अभी तक कितना सफर कर रहे हैं, तो वहीं तन्वी आराम से अपनी जिंदगी जी रही है। अचानक से बहुत सारे लोगों की एक साथ आवाज आने लगी, मैं तुम्हें मार देना चाहती हूँ, मुझे तुमसे मेरे बेटे की मौत का बदला चाहिए, मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगी, तुम जिंदा नहीं रह सकती हो, तुम्हें कोई हक नहीं है। हाँ, मैं भी तुम्हें मार देना चाहती हूँ, तुम्हें मर ही जाना चाहिए, तुम हमारी जिंदगी खराब करके आराम से कैसे जी सकती हो? तुम्हें हम लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, हमें हमारा कंपनसेशन चाहिए, हमारे पैसे वापस दो। किसी ने रोते हुए कहा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए जो वहाँ पर काम कर रहा था, मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दे दो प्लीज। लोग एक साथ तन्वी के ऊपर चढ़ रहे थे, कुछ लोग तो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके मन में उसके लिए काफी गुस्सा भरा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं। वो लोग आगे आए और फिर किसी ने भीड़ में से अपने हाथ में एप्पल लिया और सीधा तन्वी के सर पर मारा। उसे देखकर सभी लोग अपने साथ लाई हुई फल सब्जियां तन्वी के ऊपर फेंकने लग गए। देखते ही देखते उन लोगों ने तन्वी के ऊपर काफी सारी चीजें फेंकना शुरू कर दिया, पर तन्वी के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो उनकी बातों में खो सी गई थी। वो अपने पुराने टाइम में चली गई थी जब ये सब कुछ हुआ था। पहले तो वो लोग तन्वी को सब्जी और फल ही मार रहे थे, पर इसके बाद उन लोगों ने पता नहीं क्या क्या फेंकना शुरू कर दिया। सारे रिपोर्टर्स साइड में हो गए, किसी ने भी उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। सब लोग तन्वी के खिलाफ थे। उन लोगों में इतना गुस्सा भरा था कि उनका बस चलता तो वो तन्वी को वहीं पर मार देते। किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। किसी ने भीड़ में से चिल्लाते हुए कहा, इस लड़की को सजा मिलनी चाहिए, आज इसे हमारा गुस्सा बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, ये इसी लायक है, छोड़ना मत इसे। किसी लेडी ने कहा, हाँ, इसे मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना, ये लड़की आज बचनी नहीं चाहिए। तन्वी वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी और उनकी मार सहन कर रही थी। उसने ना तो वहाँ से भागने की कोशिश की और ना ही अपने आप को बचाने की। पता नहीं क्यों बस वहाँ पर एकदम से वो फ्रीज हो गई। इतनी देर में उसे विद्युत की आवाज सुनाई दी। विद्युत ने जल्दी से आगे आकर कहा, चलो यहाँ से। जैसे ही तन्वी ने उसकी आवाज सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। सच में वहाँ पर विद्युत खड़ा था। दरअसल सिक्योरिटी गार्ड ने ये तमाशा होते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने जल्दी से जाकर विद्युत को इन्फॉर्मेशन दे दी, पर विद्युत को आने में बहुत देर हो चुकी थी।
अभी तक वो लोग तन्वी को काफी मार चुके थे। इसके अलावा वो भीड़ से घिरी हुई थी। तभी किसी ने बहुत तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया और फिर गुस्से में कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। विद्युत ने उस लेडी से तन्वी को छुड़वा लिया और उसे वहां से लेकर जाने लगा, पर किसी ने भी उसे वहां से जाने नहीं दिया। तन्वी अभी भी उन चेहरों को देख रही थी। उसे आज तक याद है कि वो वही लोग हैं जिन्होंने 8 साल पहले उसके घर के आगे आकर तमाशा किया था। जब वो बिल्डिंग गिरी तो उसके बाद से ही लोगों ने उसके घर आना शुरू कर दिया था। उनके पेरेंट्स को काफी गालियां दी और हर जगह से बायकॉट कर दिया। ये वही लोग हैं, वो उनके चेहरे आज तक नहीं भूली। सब लोगों ने मिलकर तन्वी के पेरेंट्स को टारगेट बना लिया था। इन सब की वजह से तन्वी की और उसके भाई की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। पर जब तक उसके पेरेंट्स ने सुसाइड नहीं किया था, वो लोग बस उसकी पीठ पीछे बातें करते रहते थे। इसीलिए तन्वी को कभी भी उनसे इतना बुरा नहीं सुनने को मिला। इसके अलावा आरव की गैंग हमेशा उसके साथ रहती थी, तो किसी ने भी तन्वी को हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं की थी। किसी ने भी उसके सामने आकर मुंह पर कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि सब लोग उस टाइम आरव से डरते थे। पर ऐसा सिर्फ उसके साथ था, उसके भाई के साथ नहीं। वो तो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तन्वी को आज तक याद है कि स्कूल से लौटने के बाद जब उसने अपने भाई का चेहरा देखा तो वो बिल्कुल डर गई थी। उसके चेहरे पर इतने ज्यादा घाव थे कि वो बता नहीं सकती। किसी ने बहुत बुरी तरीके से उसे मारा था, और क्यों मारा ये बताना बहुत मुश्किल नहीं है। अगले दिन तन्वी को पता चल गया था कि किसी ने जानबूझकर उसके भाई को मारा, ताकि वो उन्हें एक तरह से धमकी दे सके। वो लोग बस यही बताना चाहते थे कि अगर उन्हें उनके पैसे नहीं मिले तो वो पता नहीं क्या क्या कर देंगे। इस वजह से तन्वी और उसके भाई ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। उसके पेरेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं वो भी पिस रहे थे। गलती उनकी थी, पर सजा उन दोनों को भी मिल रही थी, जबकि उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था। वो उस टाइम बच्चे थे, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। उन्हें जबरदस्ती इन सब में घसीटा गया। उन लोगों ने कई महीने तक उसके पेरेंट्स को टॉर्चर किया, उनके ऊपर सब्जियां फेंकी और कई दूसरी चीजें भी, जैसे कि अंडे, पत्थर, इंक। हर जगह से उन्हें बायकॉट कर दिया गया। वो लोग कहीं से भी सामान नहीं खरीद सकते थे। उनकी हालत बद से बदतर कर दी गई थी। वो लोग तब तक उनके पेरेंट्स को टॉर्चर करते गए जब तक उन लोगों ने सुसाइड नहीं कर लिया, उनके घर में आग नहीं लग गई। निशांत ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, पर कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसका पैर टूट गया। जब आग में जलकर घर गिरा तब उसमें सिर्फ जमीन ही बची। इसीलिए बैंक ने उस जमीन को अपने पास रख लिया, क्योंकि उन्होंने अपना लोन नहीं चुकाया था। तो इस वजह से उन दोनों के सर पर छत भी नहीं बची थी। वो दोनों अनाथ तो थे ही, साथ में बेघर भी हो गए थे। उस टाइम तो तन्वी के पास अपने भाई के मेडिकल बिल भरने तक के पैसे नहीं थे, तो वो इतने पैसे इन्हें कैसे वापस देती? उन लोगों के पास तो उस टाइम कुछ भी नहीं बचा था, तो वो कहां से इन लोगों को कंपनसेट करती? तन्वी अच्छे से जानती थी कि उन लोगों की कोई गलती नहीं है, वो इनोसेंट है और वो जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है। पर किसी इंसान को इस तरह से टॉर्चर करना, उसे नीचा दिखाना और उन्हें इस हद तक परेशान कर देना कि वो लोग सुसाइड कर ले, ये कहाँ का न्याय है? वो लोग उन लोगों को भी फोर्स कर रहे थे, उन्हें पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, जबकि वो लोग अच्छे से जानते थे कि तन्वी निशांत के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे हैं। क्या उन लोगों को तभी शांति मिलती जब वो दोनों भी उसके पेरेंट्स के साथ मर जाते? क्या तब लोग शांत होते? क्या उनकी आत्मा को शांति मिल जाती? तन्वी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इतने ज्यादा बुज़दिल कैसे हो सकते हैं। क्या उन लोगों के अंदर दिल नहीं है? क्या उन लोगों में फीलिंग्स नहीं है? यही सब सोचते हुए वो अपने ख्यालों से बाहर आई, जब उसके ऊपर एक टमाटर आकर गिरा। उसका जूस हर जगह लग गया था। पर तभी तन्वी ने महसूस किया कि विद्युत ने उसे गले लगा लिया है और वो उसे लोगों से प्रोटेक्ट भी कर रहा है। उसने अपनी पीठ को उसकी साइड कर दिया ताकि तन्वी को कोई भी चीज आकर ना लगे। तन्वी की आंखें ब्लर हो गई थी, उसे किसी का भी चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे ही उसने विद्युत को देखा तो उसकी नजर उस पर जाकर टिक गई। वो सच में उसे उस टाइम पर प्रोटेक्ट कर रहा था, वो उसे सबसे बचा रहा था और एक अच्छा हस्बैंड यही करता है। विद्युत ने उन्हें वो सब कुछ करने से रोका भी, पर लोग इतने ज्यादा गुस्से में थे कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसीलिए विद्युत को तन्वी के सामने आना पड़ा ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचे। विद्युत को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि वो तन्वी के साथ बाहर नहीं आया। अगर वो उसके साथ बाहर आ जाता तो बात इतनी हद तक बढ़ती ही नहीं। उसे बहुत देर बाद इन सब के बारे में पता चला
इसीलिए सब कुछ हाथ से निकल गया था। पर अभी भी वो तन्वी को बचा सकता था, तो उसने अपनी जी जान लगा दी। तन्वी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है और अब तो विद्युत को भी सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। उसके पास्ट की चीजें इस तरह से सामने निकल कर आ रही थी। तन्वी विद्युत को देखकर कुछ कहने वाली थी कि तभी उसे फील हुआ कि कुछ भारी चीज विद्युत को आकर लगी है। उसे समझ नहीं आया कि विद्युत को क्या लगा, तो उसने उसके सर पर हाथ फेरा ताकि पता चल सके, पर तब तन्वी को कुछ फील नहीं हुआ। जब वो अपना हाथ नीचे लेकर आई तब उसने देखा कि उसके हाथ पर खून लगा हुआ है। जब उसने अपने हाथ पर इतना सारा खून देखा तो वो हैरान रह गई। इसका मतलब विद्युत को किसी ने फल और सब्जियों के साथ साथ पत्थर भी मारा है, जो सीधा उसके सर पर आकर लगा, जिसकी वजह से उसे खून निकलने लग गया। जब तन्वी ने ये देखा तो वो काफी शॉक्ड हुई और विद्युत ने भी उसके हाथ पर खून नोटिस कर लिया था। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो उसकी ढाल बनकर खड़ा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो तन्वी के आगे से नहीं हटेगा, क्योंकि अगर वो हट गया तो तन्वी को लगेगी। पर खून देखने के बाद तन्वी ने कहा, विद्युत, ये तुम्हें चोट लगी है, तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो? हटो। विद्युत ने दर्द में कराहते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। तन्वी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं। विद्युत ने इसके आगे कुछ भी नहीं कहा। वो सीधा जमीन पर गिर गया और उसके साथ साथ तन्वी भी, क्योंकि उसे सीधा सर में चोट लगी थी, इसीलिए वो एक बार के लिए बेहोश हो गया। जैसे ही वहां खड़े लोगों ने ये देखा कि विद्युत को लग गई है और उसके सर से खून भी आ रहा है, तो सब लोग रुक गए और उसे देखने लगे। फिर वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने एम्बुलेंस को बुलाया। जब तन्वी ने उसे इस हालत में देखा तब उसने रोते हुए और साथ में चिल्लाते हुए कहा, विद्युत, क्या हो गया तुम्हें? उठो प्लीज, आंखें खोलो विद्युत। करीब 10 मिनट में वहां एम्बुलेंस पहुंच गई। हालांकि उस वक्त तक विद्युत का इतना खून नहीं निकला था, पर फिर भी तन्वी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से विद्युत को कुछ हो जाए। एम्बुलेंस विद्युत को लेकर कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गई। सुप्रिया घर पर अकेली थी, इसीलिए तन्वी ने उन्हें जाते वक्त इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो सुप्रिया भी हॉस्पिटल पहुंच गई। विद्युत को इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए। कुछ देर उसको चेक किया, उसकी ड्रेसिंग, और करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, इसका बस थोड़ा सा खून बह गया है और हमने इन्हें खून चढ़ा भी दिया है। फिलहाल तो ये खतरे से बाहर है और चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। बस इन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना पड़ेगा। हमने इनके घाव पर फिलहाल पट्टी कर दी है। बस इनको एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा ताकि हम देख सके कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, फिर ये घर जा सकते हैं। जैसे ही तन्वी सुप्रिया दोनों ने ये सुना कि कुछ भी सीरियस नहीं है और विद्युत को जल्दी होश आ जाएगा, तो उन्हें काफी आराम मिला। तन्वी को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि उसकी वजह से विद्युत की ये हालत हो गई। उसे एक बार फिर से हॉस्पिटल आना पड़ा, पर डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद उसने एक राहत की सांस ली। विद्युत को इमरजेंसी वार्ड से निकालकर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वैसे तो कुछ सीरियस नहीं था, पर डॉक्टर उसे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते थे। तन्वी उसे देख सकती थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें बंद थी। जब तन्वी ने उसे इस हालत में देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये कब और कैसे हो गया। आखिर में कौन था उस क्राउड में जिसने विद्युत को जानबूझकर पत्थर मारा? उसे तो ये तक डाउट होने लग गया था कि शायद ये उन दोनों को चोट पहुंचाने के लिए ही किया गया था। वो लोग जानबूझकर उसके घर के सामने आए ताकि तमाशा कर सके और विद्युत का नाम खराब कर सके, उनका नाम खराब कर सके। सुप्रिया तन्वी दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। वैसे तो सुप्रिया को अपने बेटे को इस हालत में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उन्हें एक चीज की तसल्ली थी कि उसे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद उन्होंने तन्वी को देखा, जिसका मुंह लटका हुआ था। सुप्रिया समझ सकती थी कि तन्वी की हालत क्या है, वो इस वक्त ठीक नहीं है। तभी उन्होंने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, तन्वी, तुम ऐसे उदास क्यों हो रही हो? विद्युत को कुछ नहीं हुआ है, उसे कुछ ही देर में होश आ जाएगा, फिर तुम उसे आराम से बात कर लेना। तन्वी सुप्रिया का चेहरा भी देख सकती थी। उनका खुद का बहुत बुरा हाल था। वैसे भी कोई भी माँ अपने बेटे को तकलीफ में देखकर कहाँ खुश रह सकती है।
इसके अलावा उनकी तो अभी अभी सर्जरी भी हुई है, तो तन्वी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह का स्ट्रेस ले। ये उनके दिल के लिए अच्छा नहीं है। तभी उसने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मॉम आप इस वक्त मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। पर क्या आप ठीक हैं? मैं नहीं चाहती कि आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन लें। आपकी अभी अभी सर्जरी हुई है, आपको डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है, इसीलिए प्लीज अपना ध्यान रखिए। सुप्रिया ने कहा, हाँ मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, तुम हो ना मेरे साथ, मुझे किस चीज का डर है। फिर तन्वी ने कहा, ठीक है मॉम, आप प्लीज जाकर उस बेड पर सो जाइए, अभी आधी रात हो रही है, मैं जाग लूंगी, पर आप इस तरह से रात को जागेंगी तो आपकी तबीयत पर असर होगा। एक्चुअली प्राइवेट वार्ड में हमेशा पेशेंट की फैमिली के लिए एक बेड अलग से लगा रहता है, ताकि वहाँ पर अपने रिलेटिव के वो साथ रह सके। तो तन्वी सुप्रिया को वहीं पर सोने का इशारा दे रही थी, ताकि उनकी तबीयत खराब न हो। सुप्रिया ने कहा, ठीक है, वैसे तो मुझे नींद नहीं आएगी, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी तबीयत की चिंता है, इसीलिए मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तुम भी कुछ देर सो जाना, और अगर विद्युत को कुछ भी हो तो प्लीज मुझे उठा देना। इतना कहने के बाद सुप्रिया विद्युत के साइड में लगे बेड पर जाकर लेट गई, और कुछ देर में उन्हें भी नींद आ गई। वैसे भी वो दवाइयाँ लेती है तो उन्हें काफी जल्दी नींद आ जाती है। तन्वी पूरी रात जाग रही थी, उसे अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो भुलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि उसकी वजह से विद्युत पर हमला हुआ है। अचानक से तन्वी के माइंड में उसके पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज आ गई, और वो भी जो उनकी लाइफ की सबसे खराब मेमोरीज में से है। सुबह के करीब 4-5 बजे जाकर तन्वी को भी नींद आ गई। जब वो सुबह उठी तब विद्युत को भी होश आ चुका था। जब उसने विद्युत को देखा तो वो उसके पास गई और उससे कहा, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। विद्युत ने बस उसे एक स्माइल दी, वो अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। डॉक्टर ने उसे चेक किया और उसके बाद वो वापस से सो गया। उसके सर पर चोट लगी थी तो वो अपने माइंड को थकाना नहीं चाहता था। इसके बाद तन्वी ने सुप्रिया से पूछा, मॉम क्या आप ठीक हैं? सुप्रिया ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस अभी भी थोड़ी चिंता हो रही है। तन्वी ने कहा, आप यहीं पर विद्युत के साथ रहिए, मैं आप सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ, आपका इस तरह से भूखा रहना ठीक नहीं है। सुप्रिया ने उसे हाँ कहा और तन्वी ब्रेकफास्ट लेने के लिए उस प्राइवेट वार्ड से बाहर आ गई। वो कैफेटेरिया चली गई ताकि कुछ खाने को ला सके। वो खाने का सामान लेने ही वाली थी कि तन्वी ने देखा वहां पर 3 से 4 लोग अपना कैमरा और माइक लेकर खड़े हैं। तो जैसे ही वो बाहर आई वो दौड़ते हुए उसके सामने आ गए। ये वही रिपोर्टर्स थे जो कल रात को भी मौजूद थे और उन्होंने विद्युत को बेहोश होते हुए भी देखा था। तभी उनमें से एक रिपोर्टर ने पूछा, सानिया हमें बताइए कि विद्युत कैसे है, उनकी तबीयत कैसी है? दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, सानिया आपका सच में 8 साल पहले हुए स्कैम से रिलेशन है? क्या सच में आपकी फैमिली इस सब से जुड़ी हुई है? क्या वो लोग सच में स्कैमर्स हैं? तीसरे रिपोर्टर्स ने पूछा, सानिया आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रही है, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ऐसा क्यों? क्या आपके पेरेंट्स सुसाइड करने से पहले आपको उनका पैसा देकर गए थे? क्या आपके पास आपका खानदानी पैसा है, इसीलिए आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसीलिए आप इतनी अच्छी जिंदगी भी जी रही हैं? फिर किसी ने कहा, सानिया क्या विद्युत इन सब के बारे में जानते हैं? क्या उन्हें पता है कि आप कौन है या फिर आप अपनी आइडेंटिटी उनसे छुपा रखी है? आप उनसे अपना राज छुपा रहे हैं या फिर वो आपका इन सब में साथ दे रहे हैं? क्या आप दोनों का पहले से ही कोई रिश्ता रहा है? क्या हम पूछ सकते हैं कि विद्युत इसीलिए इतने अमीर है क्योंकि उन्हें सालों पहले आपके पेरेंट्स का वो पैसा मिला था जिसे लेकर वो भाग रहे थे, जो उन्हें घपले में मिला था? क्या इसीलिए आप दोनों को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई? उन लोगों ने तन्वी के सामने इतने सारे सवाल रख दिए थे कि उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। वो तो उनके सवाल ही सुनती रह गई। इतने तीखे सवाल, वो भी अपनी फैमिली को लेकर। वो पहली बार सुन रही थी। फिर भी तन्वी ने बहुत हिम्मत करते हुए कहा, मेरी फैमिली के साथ और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे ना तो विद्युत का कोई लेना देना है और ना ही उसके परिवार का। हम दोनों इन सब के बाद मिले थे, इसीलिए प्लीज विद्युत को इन सब में मत घसीटिए। रिपोर्टर्स ने कहा, तो फिर बताइए कि उस टाइम आपका साथ किसने दिया था? किसने आपके पेरेंट्स की मदद की? कौन था जिसने इस सबसे बाहर निकलने में मदद की? क्या विद्युत आपकी असली पहचान जानते हैं? क्या उन्हें पता है कि आपके पेरेंट्स कितने पत्थर दिल और बेरहम थे? उनकी वजह से कितने लोगों की जान चली गई। तन्वी ने जब अपने पेरेंट्स के बारे में ये सारी चीजें सुनी तो उसे काफी गुस्सा आया। वो लोग इस दुनिया में भी नहीं है, पर रिपोर्टर्स को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि वो उसके गुजरे हुए माता पिता के बारे में ऐसा कह रहे हैं। तभी उसने अपनी मासूम सी आवाज में कहा, वो लोग इस दुनिया में नहीं है, कम से कम इसकी तो रिस्पेक्ट करिए। आप मेरे गुजरे हुए पेरेंट्स के बारे में इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? वो लोग तो इस दुनिया में भी नहीं, कम से कम इस चीज का तो ख्याल करिए।
रिपोर्टर्स ने कहा, हम भी जानते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, पर विक्टिम्स का क्या? वो तो अभी भी जिंदा है। क्या आपने कभी उनके बारे में नहीं सोचा? वो लोग तो चले गए, पर उन बेचारों का क्या? उनको तो आप लोगों की वजह से बेफालतू में इतना सफर करना पड़ रहा है। हमने माना कि आप उस टाइम छोटी थी, पर अब तो आप काफी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। क्या आपने कभी भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा? क्या आपने कभी भी उन्हें कंपनसेशन देने का नहीं सोचा? आपको उनके पैसे लौटा देने चाहिए, वो पैसे डिजर्व करते हैं। तन्वी ने कहा, ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे पास वो। तन्वी उनके सामने ये लाइन बोलने से घबरा रही थी कि तभी किसी रिपोर्टर ने कहा, आपको सच में लोगों को जाकर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए और उन लोगों को बताना चाहिए कि आपने उन्हें कंपनसेशन के पैसे क्यों नहीं दिए। फिर तन्वी ने हिम्मत करते हुए कहा, मैंने पैसे इसीलिए नहीं दिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, सच में। रिपोर्टर ने कहा, सीरियसली आपको सच में लगता है कि हम लोग आपकी बातों पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेंगे? आपके पास पैसे नहीं थे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप और विद्युत नौमानी कपल है, तो आपके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। क्या पता विद्युत ने आपको पैसे देने से मना कर दिया हो, या फिर उसके खुद के पास भी पैसे ना हो, इसीलिए तो आप लोग इन सब से भागते फिर रहे हैं। तन्वी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो हॉस्पिटल में खड़े होकर इनके इतने बेकार सवाल सुन रही है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो बिना बात के विद्युत को इन सब में घसीट रहे हैं, जबकि उसका कोई लेना देना भी नहीं है। इसके अलावा विद्युत अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तन्वी को पहले ही उसकी टेंशन हो रही थी, पर रिपोर्टर्स थे कि उससे सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। वो उसकी सिचुएशन भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तन्वी को काफी गुस्सा आ रहा था और तभी उसने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, हम हमारी फैमिली की बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों बार बार विद्युत को बीच में लेकर आ रहे हैं? उनका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको सवाल करना है तो मेरी फैमिली के बारे में करिए, वो भी थोड़ा तमीज से, वरना आप में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं भी पहले एक रिपोर्टर रह चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि आप जैसे लोगों को किस तरह से सबक सिखाना चाहिए, इसीलिए थोड़ा तमीज से। रिपोर्टर ने कहा, सानिया, आपको इसीलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपको अपने के पर शर्म आ रही है? आपको अब लगने लगा है कि आपने दूसरों के पैसे खाए हैं? तन्वी अब उनके सवालों से थक चुकी थी। पहले उसमें हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी उसने जैसे तैसे करके उनके जवाब दिए। पर अब वो क्या करे? इससे पहले कि वो कोई भी जवाब देती, उसने किसी को कहते हुए सुना, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये इतने सारे रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं? क्या आपको अपनी सिक्योरिटी का जरा सा भी ध्यान नहीं है? अभी इसी वक्त इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए। जब तन्वी ने रिपोर्टर्स के पीछे देखा तो उसे दिखा कि विराट कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ उनकी तरफ आ रहा था और वो काफी गुस्से में भी लग रहा था। विराट ने तन्वी के पास आकर उन रिपोर्टर से कहा, क्या आप लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती है? इनके हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है और आप लोग इनसे सवाल जवाब करने के लिए आ गए। अरे इनका तो छोड़िए, क्या आपको दूसरे पेशेंट्स का भी जरा सा भी ख्याल नहीं है? ये हॉस्पिटल है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है जहाँ पर आप किसी का भी इंटरव्यू लेने के लिए आ गए। सिक्योरिटी, इसी वक्त इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए। हॉस्पिटल में रिपोर्टर्स का आना अलाउड नहीं है, इससे हॉस्पिटल की शांति भंग होती है। इन्हें इसी वक्त यहाँ से लेकर जाइए। सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, आप लोग इसी वक्त यहाँ से बाहर चलिए। ये मिस्टर ठीक कह रहे हैं, आप लोग हॉस्पिटल में इस तरह से तमाशा नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी पेशेंट की फैमिली से सवाल जवाब कर सकते हैं। चलिए सब लोग इसी वक्त बाहर निकलिए। रिपोर्टर्स को वहां से ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। जब वो लोग वहां से चले गए तब विराट ने कहा, क्या हुआ भाई को? वो ठीक तो है ना? तुम तो ठीक हो ना? और मॉम, उन्होंने ज्यादा टेंशन तो नहीं ली? वैसे भी उनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर्स ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। तुमने उनका ध्यान तो रखा ना? तन्वी ने कहा, विद्युत ठीक है, कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है और मॉम भी ठीक है। मैंने उन्हें कल रात को सुला दिया था, उन्होंने कोई टेंशन नहीं ली है। वैसे भी हमें डॉक्टर ने बता दिया था कि विद्युत आउट ऑफ डेंजर है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बेफिक्र हैं। वैसे मैं तुम्हारे यहाँ आने की उम्मीद नहीं कर रही थी, तुम्हें कैसे पता चला? विराट ने कहा, क्या तुम भूल गए कि विद्युत भाई एक सेलिब्रिटी है और अगर कोई सेलिब्रिटी छींक भी देता है तो उसे ट्रेंडी टॉपिक बना दिया जाता है। पर अभी तो भाई को चोट लगी है, इसके अलावा उन पर हमला भी हुआ है, उन पर ही नहीं बल्कि तुम पर भी। तो ये न्यूज कैसे हर जगह नहीं फैलती? मुझे वैसे तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि तुम लोगों के साथ कल रात को इतना कुछ हुआ। मैं खुद की प्रॉब्लम में फंसा हुआ था कि मेरा इन सब पर ध्यान ही नहीं गया।
पर भला हो आस्था का, उसने मुझे इस न्यूज के बारे में बता दिया। शायद वो कल रात को इन सब के बारे में चेक कर रही होगी, तो उसे भी वहीं से पता चला और उसने मुझे इन्फॉर्म किया। उसने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ पर आकर तुम लोगों से मिलना चाहिए। तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा, तो मैं तुम सभी के लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आया हूँ। मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। मुझे माफ करना कि मैं रात को नहीं आ पाया, पर जैसे ही मुझे पता चला मैं तुरंत यहाँ पहुँच गया। फिर यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ रिपोर्टर्स तुम्हें घेर कर खड़े हैं, इसीलिए मैं जल्दी से सिक्योरिटी को बुला कर लाया ताकि वो तुम्हें अकेला छोड़ दे। चलो अब जल्दी से मुझे भाई के पास लेकर चलो और तुम लोग ब्रेकफास्ट भी कर लो। तन्वी समझ सकती थी कि विराट को सच में उन लोगों की दिल से चिंता हो रही थी, इसीलिए तो वो जल्दी से यहाँ पर आ गया। तभी उसने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू विराट यहाँ पर आने के लिए। अगर तुम नहीं आते तो शायद मुझे इतनी हिम्मत नहीं मिलती और ना ही मेरा उन रिपोर्टर से पीछा छूटता। तन्वी विराट को जानती थी, अगर उसका आने का मन नहीं होता तो वो यहाँ पर नहीं आता। वो अपने भाई से मिलने के लिए आया तो उसे काफी खुशी हो रही थी, पर वो भी कुछ दूसरी ही टेंशन में था। इसके बाद तन्वी चुपचाप चलने लगी ताकि वो विराट को विद्युत के वार्ड में ले जा सके। वो पूरे रास्ते चुप थी और ये चीज विराट को भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने कभी भी तन्वी को इतना उदास और चुप नहीं देखा था। तभी विराट ने कहा, हे तुम कभी भी इतना चुप नहीं रहती हो, हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हो, तो मुझे तुम्हें ऐसे देखने की आदत नहीं है। प्लीज कुछ तो बोलो, क्या पता तुम्हारा मन हल्का हो जाए। तन्वी ने उसे एक फीकी सी स्माइल देते हुए कहा, विराट अगर ये तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ होता तो क्या तुम खुश होते? तुम जानते भी हो कि कल रात से मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैं सच में इन सबको संभाल नहीं पा रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लोग अचानक से कहाँ से आ गए। वो ये सब इतने टाइम बाद क्यों कर रहे हैं? विराट ने कहा, देखो लोगों का काम है कहना और फालतू चीजें करना, इसके लिए तुम अपना दिल क्यों छोटा कर रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है, ये लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, पर फिर भी जानबूझकर तमाशा कर रहे हैं ताकि तुमसे पैसे निकलवा सके। तुम्हें इन सबको लेकर इतना दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। तुम हमेशा हंसती रहती हो, तो तुम्हें इस सिचुएशन में इतना अपसेट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका डट के सामना करना चाहिए। देखो तन्वी, इन लोगों के तमाशे से साफ पता चल रहा है कि ये लोग सिर्फ तुमसे पैसे चाहते हैं। अगर एक बार इन्हें पैसे मिल गए तो ये लोग चुप हो जाएंगे, तो तुम इन्हें थोड़े बहुत पैसे क्यों नहीं दे देती? देखो पैसा देना ना देना ये तुम्हारे ऊपर है, पर मैं तो कहूंगा कि तुम्हें इन लोगों को कंपनसेट कर ही देना चाहिए ताकि ये लोग तुम्हें इस तरह से परेशान ना करें। कल को अगर भाई की जगह तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा? तन्वी विराट की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। वो जानती थी कि अब वो और विद्युत हस्बैंड वाइफ है, तो इसीलिए वो विद्युत से पैसे मांग सकती है, क्योंकि उसके पास उन लोगों को देने के लिए इतने पैसे नहीं है। पर यह बात नहीं है कि उसके ऊपर काफी कर्जा है। वो एक बारी में उन लोगों को कंपनसेट नहीं कर सकती है। अगर उसे एक दो लोगों को पैसे देने होते तो वो कहीं से भी इंतजाम कर लेती, पर वहां पर 30 से 40 लोग थे। अगर वो एक एक को भी पैसे देने जाएगी तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। उसके खुद के पास भी इतने पैसे नहीं है, और अगर वो विद्युत से मांगने भी जाएगी तो भी विद्युत की आधी इनकम जो उसने इतने सालों में मेहनत से कमाई थी वो चली जाएगी। तन्वी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो विद्युत के इतने सारे पैसे बस लोगों को देने में उड़ा दे। तन्वी ने विराट को कोई जवाब नहीं दिया और वो लोग विद्युत के वार्ड में पहुंच गए। वो सो रहा था, इसीलिए विराट ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। सुप्रिया पास वाले बेड में लेटी हुई थी। तन्वी और विराट दोनों ही जाकर सामने वाले सोफे पर बैठ गए। तन्वी को बिल्कुल भी भूख नहीं थी, इसीलिए उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। फिर उसने अपना फोन उठाया ताकि वो इस वक्त क्या न्यूज चल रही है वो चेक कर सके, क्योंकि अगर विराट कह रहा है कि वो लोग फिर से ट्रेंड में है तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ बड़ा आर्टिकल पब्लिश हुआ होगा। जैसे ही उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए तो उसमें वो लोग फिर से नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे थे, और इस बार उनका हैशटैग था मिसेस नुमानी एंड 17 लाइव्स। इस हादसे को लेकर काफी पोस्ट किए गए थे, काफी बार इसे रीट्वीट भी किया गया। सब लोग सिर्फ इसी बारे में बात कर रहे थे। तन्वी की एक दिन पहले बहुत अच्छी इमेज बनी थी, पर एक ही दिन में सब नेगेटिव हो गया। तन्वी ने इंटरनेट पर जाकर उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स भी पढ़े। उसमें कई तरह की बातें लिखी हुई थी, कुछ तो ऐसी थी जो वो खुद भी पहली बार देख रही थी। उसने इंटरनेट स्क्रॉल करते हुए एक न्यूज की साइट पर आर्टिकल पढ़ा जो उससे और उसकी फैमिली से रिलेटेड था। उसमें काफी सारी बातें लिखी गई थी, जैसे कि उसमें लिखा था, जिस वक्त वर्मा फैमिली ने बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया उस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट काफी डाउन चल रहा था। अगर वो लोग वहां पर कोई भी बिल्डिंग बनाते या कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसमें सिर्फ लॉस ही होता, पर फिर भी मिस्टर वर्मा ने अपार्टमेंट बनाने का डिसीजन लिया
उन्हें पता था कि उन्हें इन सब से लॉस होगा, पर फिर भी वो नहीं रुके। तो इसके पीछे उनकी क्या सोच थी? क्या उन्होंने ये जानबूझकर किया? जब वो बिल्डिंग बनी तब मिस्टर वर्मा ने अपना सारा पैसा उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में लगा दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सारे शेयर होल्डर बेचकर उस बिल्डिंग का काम शुरू किया। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि मिस्टर वर्मा ने उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काफी घपला किया था। वहाँ पर जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो काफी खराब क्वालिटी का था, चाहे ईंट हो या सीमेंट या फिर लोहे के सरिये या जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में काम आते हैं, वो सब कुछ एक चीप लोकल मार्केट से खरीदा गया था। अगर वो मटेरियल बिल्डिंग में इस्तेमाल होता तो वैसे भी बिल्डिंग गिर ही जाती, पर फिर भी मिस्टर वर्मा ने जानबूझ के वो मटेरियल इस्तेमाल किया। इसका मतलब वो पहले से ही इन सब के बारे में जानते थे। काफी हद तक उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, पर जैसे ही हमने बताया था वहाँ पर काफी खराब क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि वो बिल्डिंग गिर गई, जिसमें 17 लोग मारे गए और 45 लोग घायल हो गए। जब यह हादसा हुआ उसके बाद वर्मा फैमिली पर काफी सवाल उठे। एंड में उन लोगों ने खुद को बैंक करप्ट घोषित कर दिया और दोनों हस्बैंड वाइफ ने सुसाइड कमिट कर लिया। पर यह भी पता चला है कि सुसाइड करने से पहले उन्होंने अपना सारा पैसा अपने बच्चों के नाम कर दिया था। हमें पता चला है कि उन लोगों ने अपना सारा पैसा अपने दोनों बच्चे, जिनका नाम तन्वी और निशांत है, उनके नाम कर दिया था, जो अभी बेंगलुरु शहर में बेहद अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उन दोनों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तन्वी इस वक्त सुपरस्टार विद्युत नोमानी की वाइफ है, जिन्हें हम सानिया बजाज के नाम से भी जानते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि विद्युत और तन्वी एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसीलिए विद्युत ने इतने कम टाइम में इतने पैसे कमा लिए। शुरुआत में जब विद्युत की शादी हुई थी तब उन्होंने अपनी शादी को एक सीक्रेट रखा। उन्होंने किसी को भी अपनी वाइफ का नाम नहीं बताया था, ना ही ये डिस्क्लोज किया था कि वो कौन है, उनकी पहचान क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। पर जब उन्हें लगा कि सच धीरे धीरे बाहर आ रहा है तो उन्होंने खुद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर अपनी वाइफ की आइडेंटिटी सबको बता दी। शायद उन्हें लगा होगा कि उनका सीक्रेट उन्हीं के लिए सजा बन सकता है, इसीलिए उन लोगों ने ये गेम खेला। जब विद्युत तन्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और अनाउंसमेंट की तब वो लोग काफी खुश थे कि उन्होंने फाइनली अपनी शादी के बारे में सबको बता दिया। पर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जब मिसेस नोमानी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई तब किसी ने उन्हें पहचान लिया और वो उनकी असली सच्चाई सामने लेकर आए। ऐसे ही उस आर्टिकल में कई सारी चीजें लिखी थी और एंड में उन लोगों ने अपने आर्टिकल को क्लोज करते हुए एक लाइन भी लिखी थी जिसमें था, हमें अभी भी हैरानी हो रही है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। पता नहीं तन्वी को रात को नींद भी कैसे आती है, वो भी इतना बड़ा क्राइम करने के बाद। सच में हमें तरस आता है उन विक्टिम्स पर। उस न्यूज आर्टिकल के नीचे कुछ दूसरी लाइंस भी लिखी थी, जैसे कि जो पैसा वो लोग अपने ऐशो आराम में उड़ा रहे हैं, जिससे उनकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, वो किसी दूसरे के कमाए हुए पैसे हैं, उनके जिन्होंने बड़ी मेहनत से उस बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट की थी। तन्वी विद्युत उस पैसे से अपनी लाइफ कैसे एंजॉय कर सकते हैं? क्या मिस्टर और मिसेस नोमानी को इतनी सी भी शर्म नहीं आती? अभी थोड़े टाइम पहले ही वो पब्लिक में एक दूसरे को अपना प्यार शो कर रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे कि पता नहीं उन दोनों में कितना प्यार हो। पर असल में तो दोनों सिर्फ पैसों के लिए ही साथ में हैं। तन्वी विद्युत को पैसे देते हैं और विद्युत तन्वी को। इसीलिए तो शायद उन्होंने शादी की होगी ताकि तन्वी की प्रॉपर्टी भी विद्युत को मिल जाए। सच में ऐसे लोगों से घिन आती है। इतना सब लिखने के बाद उन्होंने अपना आर्टिकल खत्म कर दिया। जब तन्वी ने ये पढ़ा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो लोग उन दोनों के बारे में ऐसी बातें कैसे लिख सकते हैं? और जैसे ही आर्टिकल पब्लिश हुआ ये आग की तरह फैलने लगा। उनसे रिलेटेड एक चीज इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। तन्वी को वो आर्टिकल पढ़कर तो गुस्सा ही आ रहा था, साथ में ये देखकर भी गुस्सा आ रहा था कि मीडिया जबरदस्ती विद्युत को इन सब में घसीट रही है। उसका तो कोई लेना देना भी नहीं था। जब उनकी जिंदगी में ये ट्रेजेडी हुई तब विद्युत उनकी जिंदगी में था भी नहीं, तो वो लोग किस हक से उसे इन सब में घसीट रहे हैं? किस हक से उस पर ये सारे बेतुके इल्जाम लगा रहे हैं? अगर एक सुपरस्टार के ऊपर इतने सीरियस एलिगेशन लगते हैं तो उसकी इमेज पूरी तरह से खराब हो जाती है। हम लोग उसके बारे में गलत सोचने लगते हैं और फिर उसका पब्लिक फिगर भी पूरी तरह से नेगेटिव बन जाता है। तन्वी अपना फोन बंद करने के बाद विद्युत को देखने लगी। वो अभी भी आराम कर रहा था। तन्वी के सामने कल रात वाला सीन आने लगा, जब विद्युत ने उसे बचाने के लिए अपने ऊपर पत्थर तक खा लिया था। जब वो बेहोश हो रहा था तो उसने सबसे पहले यही कहा था कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तन्वी को अच्छे से समझ में आ रहा था कि विद्युत ने मार खाई क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था। ये सब कुछ उसने सिर्फ उसके लिए ही किया था, पर तन्वी को पता नहीं क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सबसे पहले उसकी वजह से विद्युत की फिल्म चली गई। इसके बाद विद्युत जरूरत से ज्यादा काम करने लगा। वो तो विद्युत को बहुत कम देख पाती थी क्योंकि वो अपने काम और बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि उसके घर आने तक का उसे टाइम नहीं मिलता था। और अब ये पूरी सिचुएशन उसके पास्ट की चीजें बाहर आ गई थी, इसीलिए विद्युत को ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा था। पहली बार तन्वी को एक यूजलेस वाली फीलिंग आ रही थी। उसकी वजह से विद्युत की लाइफ में नेगेटिविटी आ गई थी। अगर वो नहीं होती तो विद्युत को ये सब कुछ देखना भी नहीं पड़ता। काफी देर विद्युत को देखने के बाद पता नहीं तन्वी को क्या हुआ, वो अचानक से खड़ी हुई और कमरे से बाहर जाने लगी। जब विराट ने उसे ऐसे देखा तो भी उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी विराट ने पूछा, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? तन्वी ने कहा, मैं वही काम करने जा रही हूँ जो मुझे बहुत देर पहले कर देना चाहिए था। विराट ने कहा, तन्वी तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम इस वक्त क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हॉस्पिटल के बाहर मीडिया खड़ी है? वो सारे रिपोर्टर्स, प्रोटेस्टर्स खड़े हुए हैं जो कल रात को भी थे। वो सिर्फ तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम ऐसे बाहर चली गई तो वो लोग तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। देखो, इस वक्त तुमसे बात करने का फायदा नहीं है। ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। मेरी बात मानो और यहीं पर रहो। इतना कहने के बाद तन्वी ने विराट की कोई बात ही नहीं सुनी और वो सीधा उसके वार्ड से बाहर आ गई। जब तन्वी बाहर आई तब विराट ने घबराते हुए कहा, हे भगवान, ये लड़की पागल हो चुकी है। भाई, आप जल्दी से इस बेड से उठिए क्योंकि आपकी वाइफ को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तन्वी गेट के आगे जाकर खड़ी हो गई। वो देख सकती थी कि वहां पर काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों ने भी तन्वी को बाहर आते हुए देख लिया था, पर इससे पहले कि कोई कुछ करता उसके पास आरव का फोन आ गया। तन्वी ने जैसे ही कॉल पिक किया तब आरव ने कहा, तन्वी अभी भी टाइम है, उसे डिवोर्स दे दो और मेरे पास आ जाओ। मैं ये सारा मैटर एक ही बार में सॉल्व कर दूंगा। तन्वी ने कहा, तो इसका मतलब तुम ये सब कर रहे हो? तुमने इन लोगों को मेरे बारे में बताया? इस बात पर आरव ने कुछ नहीं कहा, पर तन्वी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं ये चीज सॉल्व नहीं कर पाऊंगी? आरव ने कहा, अच्छा तो बताओ फिर तुम क्या करोगी? तन्वी ने कहा, मैं जो करूंगी वो तुम टीवी पर देख लेना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तन्वी ने इतना कहने के बाद कॉल कट कर दिया। वो इस वक्त किसी की भी बकवास सुनने के मूड में नहीं थी, पर जैसे ही लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने उसे सवाल करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, तन्वी क्या तुम यहाँ पर हमारा पैसा लौटाने आई हो? तन्वी क्या तुम हमें एक्सप्लेनेशन देने आई हो कि ये सब कुछ क्यों हुआ, या फिर आप हमें किस तरह से हमारा पैसा लौटाने वाली हैं? मुझे ये पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा वापस करो। इसके बाद कई लोग उसे गालियां देने लग गए तो कई उसे बुरी बुरी चीजें बोलने लग गए। तन्वी ये देखकर हैरान तो थी, पर जब उसने उन लोगों की ये सारी बातें सुनी तो वही उनके सामने जोर जोर से हंसने लगी। उसकी इस हंसी में काफी दर्द और गुस्सा भरा था। तन्वी उस वक्त उन लोगों से घिरी हुई थी, पर उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसे समझ में आ गया था कि अब इन लोगों को कन्फ्रंट करने का वक्त आ गया है। अगर वो अभी भी इन्हें कन्फ्रंट नहीं करेगी तो आगे चलकर ये लोग उसे इसी तरह से परेशान करते रहेंगे। जब तन्वी ने उस बूढ़ी औरत की बात सुनी कि उन्हें अपना बेटा वापस चाहिए, तब उसने अपने पॉकेट से नाइफ निकाला और उन्हें देते हुए कहा, आपको अपने बेटे की मौत का बदला लेना है ना, तो लीजिए, ये रहा चाकू और ये रही मैं। मार दीजिए मुझे, शायद तब आपके दिल को शांति पड़े। आपको अपने बेटे की जिंदगी वापस चाहिए? आपको वो वापस चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। अब आप मुझे मारकर हिसाब बराबर कर सकती हैं, तो प्लीज मारिए मुझे। जब तन्वी ने ये कहा तब वो काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी, इसीलिए कोई भी उसे मजाक के जैसे नहीं ले रहा था। वैसे भी वो जिस लेडी से बात कर रही थी वो उस वक्त उन सभी में सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी। पर ये सब कुछ सुनने के बाद वो अचानक से चुप हो गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो लेडी चुपचाप उस चाकू को देखने लगी। तन्वी ने कुछ ही देर में वो चाकू उनके हाथ में दिया और अपने सीने पर लगा लिया और उन्होंने कहा, मारो मुझे, अगर आप में दम है तो मुझे इसी वक्त मार डालो। अगर आपने मुझे यहीं पर सबके सामने मार दिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके ऊपर कोई भी इलीगल चार्ज नहीं लगेगा, आपको कोई जेल नहीं पहुंचाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बेटे की मौत का बदला ले लें, इसीलिए प्लीज मारिए मुझे, खत्म कर दीजिए मेरी जिंदगी। वैसे भी आप लोगों के हिसाब से हमें जीने का कोई हक नहीं है। वो लेडी ये सीन देखकर काफी घबरा गई और उन्होंने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली।
उन्होंने उस चाकू को अपने हाथ से नीचे गिरा दिया। सब लोग चुपचाप खड़े होकर तन्वी को देख रहे थे कि वो आखिर में कर क्या रही है। हाँ, वो लोग यहाँ पर तन्वी से सच्चाई जानने आए थे। वो ये जानने आए थे कि आखिर में क्या हुआ था, क्या सिचुएशन थी और ये सब कुछ क्यों हुआ। पर उनकी उसे मारने की कोई इंटेंशन नहीं थी। वो लोग तो बस चाहते थे कि उन्हें इंसाफ मिले। उस भीड़ में से एक आदमी निकल कर आया और उसने तन्वी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये सब क्या तमाशा है? तन्वी ने भी सभी की तरफ देखा और फिर एक एविल स्माइल देते हुए कहा, हाँ, मैं पागल हो गई हूँ और मैं तमाशा भी कर रही हूँ, बिल्कुल आप लोगों के जैसे। आप लोगों ने मुझे पागल कर दिया है। आप लोग इस हद तक नीचे गिर चुके हैं कि मेरे पास ये सब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अगर मैं जो भी कहने जा रही हूँ वो चीज आप लोग सुनेंगे? उस भीड़ में से करीब 30 से 40 लोग खड़े थे, पर जब तन्वी ने सख्ती से अपनी ये बात कही तो किसी ने भी उसके सामने क्वेश्चन नहीं किया। सब लोग चुपचाप खड़े होकर उसकी बात सुन रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि तन्वी वहां पर इसीलिए गई थी ताकि लोग मिलकर उसे मार दें, बल्कि वो इसीलिए आई थी ताकि वो लोगों के इमोशन समझ सके और साथ में अपने भी एक्सप्रेस कर सके। उसे समझ में आ गया था कि लोग इस तरह से उसकी बात नहीं सुनेंगे। उसे भी वही करना पड़ेगा जो वो लोग कर रहे हैं, ताकि सब लोग शांत होकर उसकी बात सुनने लगे। जब सब लोग शांत हो गए तब तन्वी ने कहना शुरू किया, जब वो बिल्डिंग वाला हादसा हुआ तब मैं और मेरा भाई दोनों ही बहुत छोटे थे। हमें कुछ भी नहीं पता था कि आखिर में बात क्या है। हमें बिना बात की सजा दी जा रही थी। भले ही आपकी नजरों में मेरे पेरेंट्स स्कैमर्स हैं, आप लोग उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें राक्षस मानते हैं, पर मेरे लिए वो मेरे पेरेंट्स ही रहेंगे। मैंने हमेशा उन्हें वैसे ही देखा है। मुझे ये तो नहीं पता कि आप लोग उनके बारे में कितना जानते हैं, पर मैंने उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखा है। जब वो हादसा हुआ तब उसके बाद मेरे पेरेंट्स एक रात भी चैन की नींद नहीं सोए। बैंक वाले हमेशा उन्हें कांटेक्ट करते रहते थे। उन्हें इस चीज के लिए फोर्स किया जाता था कि वो लोग विक्टिम के पैसे लौटाएं। बैंक वाले फोन करके ये कहते थे कि चाहे आपने अपना कुछ भी क्यों ना गवा दिया हो, चाहे अपना सब कुछ दांव पर क्यों ना लगा दिया हो, चाहे आपको खुद को भी क्यों ना बेचना पड़े, पर आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। आपको किसी भी हाल में पैसे देने ही पड़ेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि उस टाइम मेरे फादर पर क्या बीती होगी? जब हमारा बिजनेस डूबा तब बैंक वालों ने हमारा सब कुछ जब्त कर लिया था। हमारी प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, घर, सब कुछ, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। पर मेरे पापा ने मुझसे बस एक ही बात कही कि अगर मुझे इन विक्टिम्स का पैसा चुकाने के लिए अपना जमीर तक बेचना पड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें आप लोगों की गलती नहीं थी। आप लोगों को अपने हक के पैसे मिलने ही चाहिए। जब वहाँ खड़े लोगों ने तन्वी की ये बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर किसी रिपोर्टर ने पूछा, एंड में क्या हुआ? तन्वी ने उन्हें एक फीकी सी स्माइल देते हुए कहा, एंड में ये हुआ कि हमारे घर में आग लग गई और मेरे पेरेंट्स उसमें जलकर मर गए। जब वो आग लगी तब मैं और मेरा भाई काफी छोटे थे। निशांत ने तो उन्हें बचाने की कोशिश की पर नाकामयाब रहा। घर का एक हिस्सा उसके पैर पर आकर गिर गया, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा कि वो चल नहीं पाएंगे। उसके इलाज के लिए मुझे काफी पैसे चाहिए थे, पर मेरे पास तो उस वक्त एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो मैं मेरे भाई का इलाज कैसे कराती? इसीलिए मेरा भाई बहुत टाइम तक तकलीफ झेलता रहा और मुझे इस चीज का काफी बुरा भी लगता था। इसके बाद भी तन्वी ने अपना बोलना कंटिन्यू रखा। वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन लोगों से आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, ताकि लोगों को कहीं से भी ये ना लगे कि वो झूठ बोल रही है। तन्वी ने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, जब ये सब कुछ हुआ तब हम लोग स्कूल में थे और हम दोनों को ही मजबूरी में हमारी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। हम दोनों को ही अकेले अकेले सरवाइव करना पड़ा। पैसे कमाने थे, घर चलाना था, खुद का पेट पालना था, इसलिए हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। मैंने तो होटल में, घरों में, शादियों में बर्तन तक साफ किए हैं ताकि हमारे घर में चंद पैसे आ सके, मैं मेरे भाई का इलाज करा सकूं और हम दोनों को ही 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उस टाइम मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी। तन्वी उन लोगों को अब अपने पास्ट के बारे में बताने वाली थी। वो चाहती थी कि लोग उसकी सच्चाई जाने, वो जाने कि वो और उसका भाई किस हालत से गुजरे हैं। आज वो बहुत आसानी से उस पर सवाल उठाने के लिए आ गए, क्योंकि वो एक अच्छी जिंदगी जीने लगी है।
पर इस अच्छी जिंदगी के पीछे उसने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है, ये वो लोग नहीं जानते थे। वहां खड़ा कोई भी इंसान उसके स्ट्रगल के बारे में नहीं बता सकता था, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता था कि तन्वी ने कितनी मेहनत से खुद का और अपने भाई का ध्यान रखा। उसने कितना कुछ कुर्बान कर दिया ताकि वो लोग जी सके। वैसे भी इस बेरहम दुनिया में जीना बहुत बड़ी बात है। तन्वी ने अपना बोलना कंटिन्यू रखा और किसी ने भी उसे बीच में नहीं टोका, क्योंकि उसके मुंह से निकले एक एक शब्द लोगों को सच लग रहे थे। कहीं पर भी किसी को ये नहीं लगा कि वो दिखावा कर रही है या कोई झूठी कहानी बता रही है, क्योंकि असल में तन्वी झूठ कह भी नहीं रही थी। तन्वी ने आगे कहा, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मैं और मेरा भाई इस दुनिया में अकेले हो गए। इसीलिए हम लोगों को बहुत कुछ सहन करना भी पड़ा। मैं तब बहुत छोटी थी, पर पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। इसीलिए मैं होटल में जाकर बर्तन साफ करती थी, घरों में जाकर बर्तन साफ किया करती थी और झाड़ू पोछा भी। इसके अलावा शादियों में भी मैं बर्तन साफ करने का काम करती थी। मुझे दिन में 2 से 3 हजार बर्तन साफ करने होते थे। चाहे धूप हो या बारिश, मेरा काम नहीं रुकता था। मुझे हर जगह जाकर अपनी ड्यूटी करनी पड़ती थी। कई बार तो मैंने एक दिन में 3 से 4 जगहों पर भी काम किया है। सुबह शाम दिन रात मैं सिर्फ लगी रहती थी कि ताकि मुझे पैसे मिले। और क्या आपको पता है कि इतने बर्तन साफ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पसीना बहाने के बाद मुझे सिर्फ दिन के 80 रुपए मिलते थे। बस इतने ही पैसे मिलते थे कि मैं और मेरा भाई एक बार खाना खा सके। सर के ऊपर छत नहीं थी, इसीलिए जहाँ पर भी पुराना घर दिखता, जहाँ कोई ना होता, हम वहाँ जाकर सो जाते। कई अच्छे लोगों ने हमारी मदद भी की, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बस एक बार आते, फोटो खींचते, हमारी मदद करते और चले जाते। किसी को यहाँ पर किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। सब लोग अपना सिर्फ उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ के लोग हमें नकारते थे। हमें ना जाने वो क्या क्या नहीं कहते थे। उन लोगों ने तो हमें ये भी बोला कि मुझे और निशांत को ये शहर छोड़कर ही चले जाना चाहिए, पर उस टाइम ट्रेन की टिकट भी बहुत महंगी थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दोनों की टिकट के मैं पैसे दे सकूं। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने जितने भी पैसे सेव करके रखे थे, मेरे भाई के पास भी जितने भी पैसे थे, और मॉम डैड ने जो कुछ भी मेरे चाचा के पास पैसे छोड़े थे, हमने वो सब इकट्ठा किया और हम हमारा शहर छोड़कर चले आए। पहले हमने एक छोटी सी जगह से शुरुआत की। कुछ दिन तो हमारा काम चल गया, पर बाद में पैसों की दिक्कत होने लगी। हमारे पास घर भी नहीं था। हम लोग सड़क पर सोते थे या फिर किसी ब्रिज पर या टूटे फूटे बस स्टॉप पर। अगर खाने को नहीं होता था तो भूखे सो जाते थे। खाने को कुछ मिल जाता था तो मिल बांट कर खा लेते थे। कोई कुछ खाने को दे जाता तो उसे भी बहुत संभाल कर रखते थे। कई कई दिन हमने बिना खाना खाए और बिना पानी के गुजारे हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी, बारिश का सीजन हो या फिर पतझड़, हमें सड़क पर ही सोना पड़ता था। मैं उस टाइम अंडर एज थी, इसीलिए लोगों ने मुझे काम नहीं दिया। बड़े शहर में लोग आसानी से बच्चों को काम नहीं देते, तो मैंने छोटी छोटी दुकानों पर काम किया। मेरा भाई चल फिर नहीं सकता था क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी थी, जिस वजह से सिर्फ मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता था। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार मैं किसी ढाबे पर काम मांगने गई तो वहाँ के मालिक ने मुझे कहा कि अगर मैं वहाँ की रखी सारी प्लेट्स और बर्तन धो दूंगी तो वो मुझे दिन के 500 देंगे। वो 500 का नाम सुनकर मैं इतनी ज्यादा खुश हुई कि मैंने बिना रुके, बिना कोई ब्रेक लिए सारा काम कर दिया। ना खाना खाया, ना पानी पिया, बस इस चक्कर में सारा काम किया कि मुझे 500 रुपए मिलेंगे, जिससे कि मैं और निशांत अच्छा खाना खा पाएंगे। मैंने सारा काम किया, सब कुछ किया, पर वहाँ के मालिक ने अपने शर्त के अकॉर्डिंग मुझे पैसे भी नहीं दिए, बल्कि मुझसे सारा काम भी करवा लिया। मैं उस टाइम सिर्फ 17 साल की थी। मैं उसका ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। वहाँ पर वैसे भी इतने सारे लड़के थे कि मेरी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मुझसे सारा काम भी करवा लिया। जब मैं उस ढाबे से बाहर आई तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे रोना भी आ रहा था कि मैं आज कुछ कमा ही नहीं पाई, पर रोने से उस टाइम का काम नहीं चलता था। तो मैं फिर किसी दूसरी दुकान पर काम मांगने चली गई, क्योंकि मुझे इस दिन कैसे भी करके पैसे लेकर आने थे। मेरा भाई मेरी राह देख रहा था, वो भूखा था, इसीलिए मुझे पैसे कमाने ही थे। आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैंने अपने पापा का सारा पैसा लिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हम लोगों के पास कभी कोई कमी नहीं आई। हम शुरुआत से एक अच्छी जिंदगी जीते आ रहे हैं। अगर आप लोग ये सोचते हैं तो मैं बता दूंगी कि ये सच नहीं है। इसमें एक भी बात सच नहीं है। हमने कभी भी एक अच्छी लाइफ नहीं जी।
मेरे पास कभी भी पैसे नहीं थे, ना बचपन में ना ही बड़े होने के बाद। जैसे जैसे अकल आने लगी, जैसे जैसे मैंने अपना काम अच्छा करना शुरू किया, तब मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए। उस टाइम पैसे ना होने की वजह से मैं मेरे भाई का इलाज नहीं करवा पाई थी, पर अब वो फाइनली अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। मेरे पास बैंक में अभी भी मुश्किल से 1 लाख रुपए हैं। उसमें भी मुझे मेरे भाई के हॉस्पिटल के बिल पे करने हैं। इसके अलावा भी दूसरे खर्चे हैं जिन्हें मुझे ही देखना है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सहन किया है। आप लोगों ने भी उतना ही सफर किया है जितना मैंने और मेरे भाई ने। पर आप लोग हमारी कंडीशन क्यों नहीं समझते हैं? क्या हम लोग आपके जैसे नहीं थे? क्या हम इनोसेंट नहीं थे? क्या हमें बिना बात की सजा नहीं मिली? हर कोई ये कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने सुसाइड किया, वो लोग डरपोक थे। मेरे पापा एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे, उन्हें बिजनेस भी नहीं आता था, उन्हें कोई रूल्स नहीं पता थे, उन्हें ठीक से कुछ करना नहीं आता था। पर मैं आप लोगों से बस इतना जानना चाहती हूँ कि जब उनके साथ इतना कुछ हुआ तो उन्होंने अपना देश क्यों नहीं छोड़ा? वो आसानी से उस वक्त हम लोगों को लेकर विदेश जा सकते थे। हम वहां जाकर बस जाते और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पापा ने तो अपने कुछ फंड्स भी फॉरेन में भेज दिए थे ताकि हमारे काम आ सके। अगर उन्होंने इतना कुछ कर दिया था तो फिर आप लोग सोचिए कि उन्होंने अपना देश क्यों नहीं छोड़ा? क्यों वो लोग यहाँ पर मरने के लिए रुके रहे? आप लोग ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे लिए बहुत पैसा छोड़ कर गए। हम लोग आपके पैसों पर पल रहे हैं, और अगर वो अपना पैसा छोड़ कर जाते तो क्या मैं अपने भाई का इलाज नहीं करवा लेती? अगर हमारे पास इतने ही पैसे होते तो हम सड़क पर क्यों सोते? हम 3-3, 4-4 दिन तक भूखे क्यों रहते? मैं क्यों कुत्तों के जैसे हर एक दुकान पर जाकर काम करती, होटल में काम करती, घरों में काम करती? अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं क्यों इतना स्ट्रगल करती? क्यों मेरे भाई को स्कूल नहीं भेजती? मैंने और निशांत ने बहुत कुछ एक साथ देखा है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में अकेले रहना कितना मुश्किल है। अगर आपके ऊपर माँ बाप का हाथ नहीं है तो दुनिया आपको पूछती भी नहीं है। किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं, सब आपका फायदा उठाते हैं। ये चीज मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज अगर मैं थोड़ी बहुत खुश हूँ और मेरे भाई का इलाज हो रहा है तो वो इसीलिए क्योंकि हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। ये सब कुछ हमने मेहनत से कमाया है, मैंने मेहनत से कमाया है। कुछ भी आसमान से नहीं टपका। अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरी चेकिंग करवा सकते हैं। मैं किसी से नहीं डरती। आप लोगों को उसमें उतने ही पैसे मिलेंगे जितने मैंने कहा है। मैं आप लोगों को इतनी सारी बातें बोलने के बाद बस एक छोटी सी चीज ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अब इस संबंध में विद्युत को बीच में मत लेकर आइए। उसका इन सब से कोई रिलेशन नहीं है। उसे तो इन सब के बारे में पता तक नहीं है। वो बिल्कुल अनजान है, इसलिए प्लीज उसको इन सब के बीच में मत घसीटिए। इतना कहने के बाद तन्वी चुप हो गई और सभी लोगों को देखने लगी। उसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात आगे रखी थी, इसीलिए किसी ने भी उस पर सवाल नहीं उठाया। उन लोगों को भी लग रहा था कि शायद वो कहीं ना कहीं सच कह रही है। तन्वी ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो अपना दुख भरा पास्ट सबके सामने इस तरह से बताएगी। वो ये सारी चीजें कभी भी किसी को नहीं बताती, पर जब उसे लगा कि ये उसकी मजबूरी है और उसे करना ही पड़ेगा तो उसने अपना मुंह खोला, क्योंकि कभी कभार चुप रहना भी सही नहीं होता। उसमें से काफी लोगों ने तो उसकी बात मान ली थी, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लोग जानते थे कि उन्हें तन्वी को गलत कहना ही कहना है। तभी कोई रिपोर्टर आगे आया और उसने कहा, तन्वी, आपने हमें अपने अतीत के बारे में इतनी बातें बताई, उसके लिए हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं। हमें भी पता चला कि आपने काफी स्ट्रगल की है, चीजें आपके लिए भी आसान नहीं रही, पर अब तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। अब आपके पास काफी पैसा है और एक अच्छा पति है। आप तो अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लग गई हैं, पर इन लोगों का क्या? ये लोग तो अभी भी अपने अतीत में ही अटके हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने पास्ट में कितना स्ट्रगल किया है। फर्क इससे पड़ता है कि अब आप किस तरह से रह रही हैं। पास्ट में कोई नहीं जीता है, सब लोग आज के टाइम की बात करते हैं, तो हम भी आज के टाइम की ही बात करेंगे। आज आपके पास एक अच्छा विला है, इतनी महंगी गाड़ियां हैं, इतना अच्छा खासा पैसा है, और पता नहीं कितनी दूसरी चीजें भी है। आप महंगे होटल में जाकर अच्छा खाना खाते हैं, पर ये लोग अभी भी वही आम जिंदगी जी रहे हैं, शायद उससे भी बुरी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी पहले से बहुत अच्छी हो गई है और ये लोग अभी भी वैसे ही हैं। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर हाँ कहा। तन्वी को समझ आ गया कि वो लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपनी साइड रखी। तब तन्वी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को पैसे चाहिए तो मैं आपको पैसे दूंगी,
मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आप सभी के एक एक पाई सूद समेत चुका दूंगी। बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी और आप सभी के पैसे भी चुका दूंगी। सब लोग तन्वी को बहुत उम्मीद की नजर से देख रहे थे। तन्वी ने अपने शब्द इतनी पावरफुल तरीके से कहे थे कि कोई भी उसे झूठा नहीं कह सकता था। तन्वी ने अभी तक उन्हें जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सच था और वो लोग इस पर बिलीव करना चाहते थे, पर क्योंकि उनके साथ पहले ही धोखा हो चुका है इसीलिए वो थोड़ा डर भी रहे थे। तन्वी अंदर से यही उम्मीद कर रही थी कि लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लें और एक उसे दूसरा मौका भी दे। वो जानती थी कि विद्युत के पास काफी पैसा है, वो उसके पैसे इस्तेमाल करके इसी वक्त लोगों को कंपनसेट कर सकती है, पर वो विद्युत का मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। वो चाह कर भी विद्युत का ये पैसा इस तरह से नहीं उड़ा सकती, ये तो उसके एथिक्स के खिलाफ होगा। तन्वी ने डिसाइड किया कि वो विद्युत के पैसे इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि खुद ही इतनी मेहनत करेगी कि वो उन लोगों के पैसे चुका सके। तन्वी ने उन लोगों को एक बार फिर से कन्विंस करने के लिए कहा, अगर आप लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं अपने बैंक में इसका सेपरेट अकाउंट खोलूंगी, जिसमें हर महीने मैं कुछ पैसे ट्रांसफर करती रहूंगी। आप लोग उस बैंक अकाउंट से अपने हिस्से के पैसे निकाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो उसे बाद में एक साथ भी विड्रॉ कर सकते हैं। चॉइस पूरी तरह से आपके ऊपर होगी। क्या ये करना ठीक है? इससे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दें। तन्वी के पास इस वक्त यही सॉल्यूशन बचा था और वो अब इन सबसे भागना नहीं चाहती थी। वो पिछले 8 साल से भाग रही है, इसीलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब इन सब का सामना करेगी। सभी लोग शांत हो चुके थे और एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तन्वी ने मैटर सॉल्व कर दिया है। वैसे भी उन लोगों को एंड में पैसे ही चाहिए थे और तन्वी वो उन्हें दे रही थी। इससे ज्यादा वो लोग तन्वी के साथ कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें भी लगा कि अब उन्हें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तन्वी को किसी से डर नहीं लगता है। वो उन लोगों को खुले आम उसे मारने तक की परमिशन दे रही है। उन लोगों ने काफी हद तक उस पर विश्वास कर लिया था, यहाँ तक कि वहां जो रिपोर्टर्स आए हुए थे वो लोग भी चुप हो गए थे। वैसे वो लोग इस चीज की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसीलिए वहां पर जो कुछ भी हो रहा था और तन्वी उनसे जो कुछ भी कह रही थी वो सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। दुनिया में हर कोई इसे देख सकता था। आरव भी ये न्यूज टीवी पर देख रहा था और उसे अंदर ही अंदर काफी गुस्सा भी आ रहा था। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि तन्वी ने इतना कुछ सहन कर लिया, क्योंकि वो लोग उस टाइम पर अपने शहर को छोड़कर चले गए थे। आरव को तन्वी कहीं पर भी नहीं मिली, इसलिए उसे अंदाजा नहीं लगा कि उस पर क्या बीती, उसने किस तरह से सरवाइव किया। पर आज जब उसने उसकी दर्दनाक स्टोरी सुनी तो वो भी हैरान रह गया। आरव तो तन्वी को इमेजिन भी करने लग गया था कि वो उस टाइम पर किस तरह से रह रही होगी और वो कैसी दिखती होगी। उसे उसकी फैमिली ने एक प्रिंसेस की तरह से रखा था। जब उसकी फैमिली ही नहीं रही तो उसका क्या हाल हुआ होगा। वो ये तक इमेजिन करने लग गया था कि कैसे उसने जगह जगह पर जाकर बर्तन साफ किए होंगे और दूसरे काम किए होंगे जिससे कि उसे पैसे मिल सके। इतना सब कुछ इमेजिन करने के बाद तो आरव का गुस्सा अलग लेवल पर चला गया। उसे तो बुरा लग ही रहा था, पर इस चीज का गुस्सा भी था कि वो लोग तन्वी को वहां पर परेशान करने के लिए आ गए। उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो इस तरह से उससे पैसे की मांग करे। आरव जब गुस्से से पागल हो रहा था, ठीक उसी वक्त लारा उसके लिए कॉफी लेकर कमरे में आई। उसने अंदर आकर काफी खुशी से कहा, भाई ये लीजिए आपकी कॉफी, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। आरव उसे बहुत गुस्से से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे कच्चा खा जाएगा। लारा को समझ नहीं आया कि आखिर में आरव को हो क्या गया है। तभी उसने कहा, भाई क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? इससे पहले कि लारा अपनी लाइन कंप्लीट कर दी, आरव उसके सामने आया। उसने उसके हाथ में से कॉफी लेकर दूसरी साइड फेंकी और लारा का गला पकड़ लिया। आरव की सांसें बहुत तेज चल रही थी, मानो कि वो अभी लारा को मार देगा। लारा अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी उसने कहा, भाई आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। आरव ने इतना कहने के बाद उसका गला और तेजी से पकड़ लिया। फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे सच सच बताना लारा कि क्या तुम ही वो थी जिसने इन लोगों को बेंगलुरु भेजा? तुमने इन लोगों को बताया कि तन्वी कहाँ पर रह रही है? मुझे सच सच बताना लारा, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। लारा ने हाफते हुए कहा, हाँ
हाँ, मैंने ही किया सब, क्योंकि मैं आपको इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। वो लड़की आपको हमेशा बहुत ही बुरा ट्रीट करती है, आपकी कभी कदर नहीं करती, आपको हमेशा बेइज्जत करती है। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे सबक सिखाऊंगी। वो लड़की हमेशा आपका फायदा उठाती है, जो चीज मुझसे देखी नहीं जाती, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाया। वो यही डिजर्व करती है, उसके साथ यही होना चाहिए। आरव ने भी गुस्से से कहा, वो जो करती है मेरे साथ करती है, उसने जो कुछ भी किया मेरे साथ किया, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि तन्वी को दुख मत पहुंचाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर भी तुमने ये हिम्मत की। आरव लारा का गला दबा रहा था, इसीलिए वो ज्यादा हांफने लगी, तो आरव ने उसका गला छोड़ दिया पर उसे बहुत तेजी से पीछे धक्का दिया, जिससे कि वो जमीन पर गिर गई। आरव उसके सामने खड़ा हुआ था और उसने काफी गुस्से में कहा, लारा, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें ऐसी हरकत करने के लिए माफ कर रहा हूँ। अगर आगे से तुमने तन्वी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की या फिर ऐसा कुछ भी किया जिससे कि उसके ऊपर खतरा आए, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगी, मेरी इस बात को ध्यान रखना। जैसे ही लारा ने ये सुना तो वो शॉक रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आरव तन्वी के लिए उसे इतनी बड़ी सजा देगा। तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर सब लोग अभी भी शांत खड़े थे। तन्वी को लगा कि किसी को कुछ भी नहीं कहना है, तभी उसने कहा, ठीक है, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर हम लोग आगे। इससे पहले कि तन्वी अपनी लाइन कंप्लीट कर दे, पीछे से एक आदमी की आवाज आई। उसने कहा, मुझे ऑब्जेक्शन है। जब तन्वी ने ये आवाज सुनी तो वो थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि ये विद्युत की आवाज थी। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर सच में विद्युत खड़ा था। उसके गले पर पट्टा बंधा हुआ है और सर में भी पट्टी बंधी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। वो वहां पर खड़े रहने की हालत में भी नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो वहां पर उसके लिए आया। जब विद्युत ने ये कहा तो तन्वी को कोई खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि शादी होने के बाद प्रॉपर्टी और पैसे दोनों हस्बैंड वाइफ के इक्वल हो जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे की प्रॉपर्टी को बिना परमिशन के नहीं बेच सकते हैं। अगर विद्युत उसे इस चीज के लिए मना कर देगा तो तन्वी वो नहीं कर पाएगी। इसीलिए तन्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर इससे पहले कि तन्वी विद्युत को कुछ भी कहती, विद्युत ने आगे आकर सभी से कहा, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को क्या चाहिए और वो चीज देने के लिए मैं तैयार हूँ। वहां पर 17 लोग मारे गए थे, तो मैंने एक सोशल सिक्योरिटी कंपनी से कांटेक्ट किया है ताकि हम उन 17 लोगों की फैमिली को पैसे दे सके। उस टाइम के हिसाब से आप लोगों का जितना भी कंपनसेशन बनता था वो हम लोग एक सिंगल पेमेंट में देने के लिए तैयार हैं, और वो कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए जाएंगे। जो लोग उस हादसे में घायल हुए उनकी फैमिली को कंपनसेट का आधा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जहाँ तक रही उन लोगों की बात जिन्होंने उस बिल्डिंग में अपार्टमेंट खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, अपना पैसा उस बिल्डिंग में लगाया था, तो उनकी भी मैंने अपने मैनेजर से कहकर अलग लिस्ट बनवा ली है। हम इनके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि जिन्होंने भी वो अपार्टमेंट लेने के लिए अपना पैसा लगाया था, उन्हें आने वाले 2 साल में खुद का अपार्टमेंट मिल जाएगा। इतना कहने के बाद विद्युत बिल्कुल चुप हो गया। वो जानता था कि तन्वी बहुत तकलीफ में है, इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड होने के नाते उसे तन्वी की मदद करनी ही थी। वो अपनी वाइफ को इस तरह से सबके सामने गिड़गिड़ाता हुआ नहीं देख सकता था। वैसे भी बहुत टाइम से वो इन चीजों से भाग रहा है, पर अब उसे लगा कि शायद इन सब का सामना करने का टाइम आ गया है। वो उस बिल्डिंग के बारे में पता लगाएगा जिसमें वो हादसा हुआ था। इसके अलावा वो तन्वी के पुराने घर भी जाएगा। वहां जाकर वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और इस चीज का भी पता लगाएगा कि आखिर में तन्वी के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई।